अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 12.3 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। 12.3 एक्सरसाइज जो है, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में हमने जो सवालात हल करने हैं वो किस चीज़ से मुतल्लक हैं। हमने जो 12.1 एक्सरसाइज की थी ना, उसमें सिंपल होता था कि हमारे पास कोई एक चीज़ दी होती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लूडो के एक दाना उसने दिया है, वो कहता है कि उसको आपने उछालना है, वहाँ से बताएं भी 3 आने के कितने चांसेस हैं या कितना उसका एहतमाल है। तो हम सिंपल करते थे 1/6 हमारे पास आंसर आ जाता था। जब हम ना कि दूसरे में आए तो दूसरे में अगर आप लोग देखें ना 12.2 एक्सरसाइज में, वहाँ पर ना कि हमारे पास ना कि 2 चीज़ों का पूछा जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का अगर मैं कहूँ, मेरे पास ना कि एक लूडो का दाना है, उस यानी डाइस है, उसको मैं फेंकता हूँ तो वहाँ पे ना कि 3 या 4 आने का कितना एहतमाल होगा। जब ये या का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता था ना, उस वक्त हम ना कि यूनियन करते थे। अगर हमारे पास अकेला 3 का उसने पूछा है तो फिर तो वो सिंपल एक ही हमारे पास ना किस तरह से वो बन जाता था इस्तेमाल का फार्मूला n/a/n/s, तो वो सिंपल हम ना कि निकाल लेते। लेकिन जब 2 आ जाते थे और दरमियान में या आ जाता तो फिर हम ना कि यूनियन इस्तेमाल करते थे। अब इस जो एक्सरसाइज में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ना कि या इसी को फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ तो मेरे पास आंसर आ सकता है, मुझसे ना कि वो पूछ सकता है कि 3 और 4, या ये पूछ सकता है, या फिर ना कि सिंपल वो ना कि यही पूछ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कह दे कि आपने कि 2 मसलन के उठाने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 1 से 10 तक नंबर्स हैं, वो कार्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, आपने उनमें से ना कि कोई से 2 नंबर्स उठाने हैं। आप लोग ये बताएं कि दोनों ही ना के जुफ्त हों। फॉर एग्जाम्पल ना कि ये कह दे, या इस तरह से कह दे, या और का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, यानी कि 2 चीज़ें हमने करनी हों लेकिन उसमें ना कि या का इस्तेमाल ना हो, तो फिर हमें इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। यानी कि जो पिछली एक्सरसाइज में हम यूनियन के लिहाज से करके आए थे, यहाँ पे या तो और का इस्तेमाल हो जाएगा या फिर ना कि इस तरह से ना कि इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि या का इस्तेमाल नहीं होना है। या का इस्तेमाल होगा तो फिर तो वो यूनियन है, अगर वो नहीं है और का इस्तेमाल है, या सिंपल वैसे ही वो कह दे कि दोनों ही जुफ्त हैं या दोनों ताक हैं, इस तरह से कह देगा, तो फिर हमारे पास ना कि वो इंटरसेक्शन या फिर जिसे हम ना के तकाते कहते हैं वो बन जाएगा। अब इंटरसेक्शन या तकाते का जो हमारे पास फिर फार्मूला बनेगा ना, जैसे हमने यूनियन का फार्मूला निकाला था, बिल्कुल इसी तरह से इंटरसेक्शन या तकाते का भी फार्मूला हमारे पास है P/A। तकाते जो B है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा P/A, और ये हमने ना कि इसको डॉट का मतलब हमारे पास ज़रब है यहाँ पर P/B, बस इन दोनों को ना कि हमने ज़रब देना है तो हमारा इसका आंसर निकल आएगा। यानी सिंपल सा काम आपने करना है, P/A और P/B को ज़रब दे देनी है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, आप लोगों के पास ना कि 3 तरह के एहतमाल हैं, P/A, P/B और P/A तकाते B। तो P/A की अगर आप लोग देखेंगे ना कि उसकी हमारे पास ना कि किसके बराबर आएगा, P/A जो है उसका फार्मूला जो हमारे पास बनेगा वो है जी P/A, पहले हम ना कि लिख लेते हैं, वो बराबर हो जाता है n/A और बटे में n/S, ये इसके बराबर हो जाता है। उसका P/B जो है वो हमारे पास बराबर हो जाता है n/B और बटे में आ जाएगा n/S, ये इसके बराबर हो जाता है। P/A तकाते B वो मालूम ही नहीं करना, अगर फॉर एग्जाम्पल मालूम करना भी होता तो ये A तकाते B था, तो इसका फार्मूला फिर हमारे पास n/A तकाते B और बटे में हमारे पास ना कि n/S ही आना था, जैसे ना कि हम पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं। लेकिन चूंकि हमने इसको तो मालूम करना होगा ना, इन दोनों को हमने इस्तेमाल करना है। तो चलें अब ना कि हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। अगर इसका पहले सवाल देखा जाए ना, वो कहता है कि आपके पास 1 से 10 तक के अदाद में से 2 अदाद को वापस रखने के साथ बिला तरतीब मुंतखब किया गया है। यहाँ पे आपने उसकी शर्त देखनी है, वो कहता है कि वापस रखने की शर्त के साथ, यानी कि आपने जो भी उठाना है ना उसको ना वहाँ पे वापस रख देना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा, आगे चलते हैं। वो कहता है कि एहतमाल मालूम कीजिए कि दोनों मुफरद हों, यानी कि पहले नंबर पर आपने एहतमाल मालूम करना है कि दोनों मुफरद हों। यहाँ पे देखें 2 अदाद उठाए हैं,
लेकिन वो कहता है दोनों मुफरद हों। अब यहाँ पे देखें कि या का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर या का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसका मतलब और दो हमने उठाने हैं। अगर एक उठाना होता तो सिंपल हमारे पास ना कि जो एक वाला एहतमाल का फार्मूला होता तो वो हमने लगाना था, आंसर निकल आना था। लेकिन इसने दो उठाए हैं लेकिन या का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और ये अगर या का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे पास ना कि फिर ये तकाते में आएगा। तो इसको हमने तकाते के लिहाज से ना कि डील करना है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि इनका जो हासिल ज़रब होना, यानी कि जो दोनों आप लोग उठा रहे हैं उनका हासिल ज़रब जो हो वो जुफ्त होना चाहिए, यानी कि दोनों उठाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 उठा लिया, 1 3 उठा लिया, इन दोनों को ज़रब दें, 2 ज़रब 3 वो हमारे पास ना 6 के बराबर आ जाए। उनका हासिल ज़रब जो है वो हमारे पास ना के जुफ्त के बराबर आना चाहिए, यानी दो जो आप लोग उठाएंगे। अब यहाँ पे ना कि सबसे जो हमारा पहला काम है ना कि इसकी सैम्पल स्पेस मालूम कर लें ताकि आगे इनके हम ना कि सवाल हल करते जाएंगे। अगर मैं सैम्पल स्पेस देखूँ ना तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास जस्ट सैम्पल स्पेस इसकी जो बनेगी वो कह रहा है कि आपके पास 1 से 10 तक नंबर्स हैं, यानी s बराबर हो जाएगा 1 से 10 तक। बस आपने गिनती लिख देनी है इस तरीके से, ये ना आपने गिनती लिखते जाना है, ये इस तरीके से ये आपने गिनती लिख दी। अच्छा, लिखने के बाद नेक्स्ट जो काम है, जाहिर बात है कि हमने चूँकि एहतमाल मालूम करना होता है, n इंटू एस लिख लेंगे। यहाँ पे देखें n इंटू एस हमारे पास ये 10 तक गिनती है तो ये 10 तक हमने लिख लिया है। अब मैंने कहा था कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि वापस रखने की शर्त जो उसने लगाई है इसका क्या मतलब है। अब वापस रखने की जो शर्त है ना उसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना कि यही मैं ना कि यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले सवाल को देखो, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल कि मुफरद अदद उठाएं। मैं ना कि इस मुफरद अदद को उठा लेता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे ना कि 3 है। फॉर एग्जाम्पल मैं कि इसको उठा लेता हूँ। अब उठाने के बाद ना कि मैं इस शर्त को फॉलो नहीं करता, मैं कहता हूँ कि ये तो पर मैंने उठा लिया। अब उठाने के बाद ना कि ये मेरे पास 9 बच गए तो मैंने एक और मुफरद अदद उठाना है। जब आपने पहला मुफरद अदद उठाया था तो आपके पास टोटल नंबर थे 10, यानी n इंटू एस था 10। अगर आपने उठाने के बाद उसे वापस नहीं रखा है तो अब इसका मतलब है आपके पास नंबर रह जाएंगे 9। अब जो आपने इसका एहतमाल मालूम करना है वो 9 के लिहाज से मालूम करना है, 10 के लिहाज से नहीं मालूम करना है। तो इसीलिए इस चीज़ को उसने ना एक्सप्लेन कर दिया कि आपने जब पहला उठाना है ना, उठा के उसे चेक कर लेंगे। जैसे हमारे पास ना पर्चियाँ वगैरह या कार्ड्स वगैरह होते हैं, हम उसे उठाएं, उठाने के बाद खोल के देखें कि हमारा क्या नंबर आया, और देखने के बाद ना कि हम फिर उसे वापस रख देंगे। और वापस रखने के बाद उन्हें फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिलाएंगे और दोबारा से एक और उठा लेंगे। तो हमारे पास दोनों सिचुएशन में ना कि इसका जो सैम्पल स्पेस है उसके अरकान की तादाद 10 ही रहेगी, यानी n इंटू एस 10 ही रहेगा। इसका मतलब ये है। अब कुछ सवालों में ना उसने आगे कहा हुआ है कि आपने वापस नहीं रखना है। जब वापस नहीं रखना है ना तो उसमें फिर ना कि दूसरी दफ़ा उसकी सैम्पल स्पेस चेंज हो जाएगी। वो जब आगे सवाल आएंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलें, पहला अगर इसका जुज़ देखें, n इंटू एस तो हमने निकाल लिया है। अब n इंटू एस निकालने के बाद इसका अगर मैं पहला जुज़ सॉल्व करता हूँ तो भाई वो कहता है कि आप लोग ये बताएं कि दोनों मुफरद अदद हों, यानी कि आपने जो इसका ना कि एहतमाल मालूम करना है वो उसके मुताबिक कि दोनों मुफरद अदद हों। तो हम ना कि पहले ना कि ये फ़र्ज़ करते हैं कि पहला जो है ना उसको हम ना कि पहले की ए मालूम करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो मुफरद अदद वो होते कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोग देखें, मुफरद अदद हमारे पास वो होते हैं जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते हैं। तो जो मुफरद अदद की डेफिनेशन है ना वो 2 से स्टार्ट होती है, तो 1 हमारे पास मुफरद अदद में नहीं आता है। 2 देखें तो अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 3 किसी पे नहीं होता, 4 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारे पास मुफरद अदद नहीं है। 5 आ जाएगा। 6 मुफरद अदद नहीं है क्योंकि ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। 7 जो है वो हमारे पास मुफरद अदद है। उसके बाद देखें 8 9 और 10, ये 2 पे चला जाता है, ये 3 पे चला जाता है, ये 2 पे चला जाता है, यानी अपने आप के अलावा किसी और पे भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास मुफरद अदाद नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया ए। तो n इंटू ए जो है वो हम लिख देंगे 1 2 3 4, यानी कि n इंटू ए जो निकला वो हमारे पास ना कि 4 निकल आया है। अब n इंटू ए लिखने के बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का काम है कि इसका एहतमाल मालूम कर दें। तो हम ना कि चलें
इसका भी एहतमाल हम ना के बाद में मालूम करते हैं। हम ना कि दूसरे अदद का भी ना के निकाल लें, तो अगर इसको मैंने ए रखा है तो दूसरे को ना कि मैं बी रखता हूँ, तो यानी कि बी मेरे पास ना कि अब कितना आएगा। बी के अरकान निकालने से पहले आप लोग दोबारा से सवाल की शर्त को समझ लें। तो सवाल की शर्त के मुताबिक ये था कि आपने पहले एक अदद उठाया है, आपने फ़र्ज़ करना है कि मुफरद अदद हो, तो ये आपने ना कि फ़र्ज़ कर लिया कि अगर मुफरद अदद है तो ये हमारे पास ना कि ये हो सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर वो कहता है कि आपने जो उठाया तो उसे वापस रख दिया, जो कि उसने ना कि शर्त लगा दी थी कि वापस रख देना। अब वापस रखना है तो दूसरा फिर दोबारा से उठाना है, और यही चीज़ हमने मालूम करनी है कि ये भी मुफरद अदद होगा। अब जाहिर सी बात है कि दोबारा जब आपने उसको उठाया, उठाने के बाद वापस रख दिया, तो दोबारा से हमारे पास ना कि ये 10 अदद ही बन जाएंगे। जब ये 10 अदद बन जाएंगे तो इनमें से अब हमने ना कि दोबारा से मुफरद अदद निकालने हैं, तो वही हमारे पास मुफरद अदद बनेंगे जो कि हमारे पास ए में बने थे। तो यही हम ना कि लिख देते हैं कि 2, 3, 5 और 7। अब अगर यही हैं तो इसका मतलब n इंटू बी जो है वो भी हमारे पास यही होगा, यानी कि 4 के बराबर हो जाएगा। अब हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। अब ये दोनों चीज़ें निकालने के बाद हम अपना जो फार्मूला है ना उसको सामने रखते हैं। फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये था कि जो हमने p इंटू ए तकाते b या a इंटरसेक्शन b निकालना है वो हमारे पास बराबर होगा p इंटू ए ज़रब p इंटू बी। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ a और n a या b और n b निकालने से हमारा सवाल हल नहीं होगा, अब हमने इनके एहतमाल भी निकालने हैं। चलें दोनों के ना हम एहतमाल निकाल देते हैं। p इंटू ए जो है वो हमारे पास एहतमाल होता है इसका, ये बराबर हो जाएगा n इंटू ए और बटे में n इंटू एस के बराबर। अब देखें भी n इंटू ए 4 है और n इंटू एस वो हमारे पास निकला हुआ था 10, वो हमारे पास 10 है। अब इन दोनों का ना हम कैलकुलेटर से काट लेते हैं। तो ये आप लोग कैलकुलेटर लें, पहले ना कि 4 लिखें, उसके बाद बटे वाला साइन और 10 लिखें, इक्वल करेंगे तो 2/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है 2/5। अब इसी तरीके से आपने कि बी जो उसका इवेंट था उसका अगर आप लोग एहतमाल निकालेंगे तो ये बन जाएगा n इंटू बी और बटे में हमारे पास है जी n इंटू एस। अब n इंटू बी का मतलब ये है कि आपने ये 4 लिखना है और बटे में अगर आप लोग देखेंगे n इंटू एस वो हमारे पास 10 ही है। अब इनको भी काटेंगे तो ये भी बिल्कुल 4/10 था, तो ये भी 2/5 ही आ जाएगा, यानी कि p इंटू ए भी निकाल लिया, p इंटू बी भी निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है हम अपना फार्मूला लिखते हैं। उसके लिए ना कि यहाँ पे ना कि सिंपल सा हम ना कि एक फ़िक्रा लिख देते, चूँकि हमारे पास ना कि p इंटू ए तकाते जो b है वो बराबर होता है p इंटू ए डॉट p इंटू बी के बराबर है। अब इनकी ना हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो चलें कीमतें दर्ज करते हैं। तो सबसे पहले p इंटू ए की अगर आप लोग कीमत देखेंगे वो 2/5 है, यहाँ पे लिख दें 2/5, ये डॉट यानी कि ज़रब रहता है। p इंटू बी का देखेंगे वो भी 2/5 है, ये इधर लिख दें। अब आप लोग ना ऊपर नीचे काट के देख लें, 2 5 के साथ नहीं कटता, ये 2 भी 5 के साथ नहीं कटेगा। आपने क्या करना है, फिर ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें और नीचे वाले को नीचे, 2 2 4 हो जाएगा और 5 को जब आप लोग 5 से ज़रब देंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। अब ये कटता तो नहीं लेकिन मज़ीद फिर भी आप लोग ना कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें। आप लोग 4 ऊपर रखें, ए बी बटा सी वाला साइन लगाएं, 25 लिखें, इक्वल करेंगे तो आप लोग देखें 4/25 ही आएगा, यानी कि यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा p इंटू ए तकाते b का। यानी कि दोनों मुफरद आदाद हों, यानी आपने यहाँ से एक से लेके 10 तक जो नंबर्स थे उनमें से आपने ना कि पहले एक नंबर उठाया उसे वापस रख दिया, फिर दूसरा नंबर आपने उठाया फिर वापस रख दिया, तो आपने ये एहतमाल मालूम करना था कि दोनों मुफरद हों, तो उसका एहतमाल हमारे पास 4/25 निकला है। इसी सवाल का अगर आप लोग दूसरा जुज़ देखें तो वो कहता है कि आपने अब भी 2 अदाद ही उठाने हैं, लेकिन उनका जो हासिल ज़रब होना चाहिए ना वो जुफ्त होना चाहिए। अब यहाँ पे ना कि ये जो सवाल है जितना सीधा दिखाई दे रहा है ये इतना सीधा है नहीं। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं पहला अदद उठाता हूँ ना वो मेरे पास जुफ्त है। फॉर एग्जाम्पल मैं ना कि 10 में से ना कि कोई एक अदद उठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ना कि 4 उठा लिया वो जुफ्त है।
और मैं दूसरा भी उठाता हूँ तो लकीली वो भी मेरे पास ना कि जुफ्त ही निकल आता है। और इनका अगर मैं हासिल ज़रब देखूँगा 4 6 24 मेरे पास निकल आएगा। यानी कि यहाँ से मैं नतीजा ये निकालता हूँ कि अगर मेरे पास दोनों दफ़ा जुफ्त अदाद आएंगे तो उनका जो हासिल ज़रब होगा वो भी मेरे पास जुफ्त ही होगा। तो जो जुफ्त होता है ना असल में वो होता है हमारे पास जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। ये देखें ये भी 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, ये भी और ये भी। अब दूसरा मेरे पास ना कि सिचुएशन ये होती है कि मैं पहला अदद उठाता हूँ वो मेरे पास ना कि जुफ्त निकल आता है, यानी 2 पर पूरा पूरा तकसीम होता है। लेकिन जो दूसरा उठाता हूँ ना वो मेरे पास ताक निकलता है। लेकिन इनका जब मैं हासिल ज़रब निकालता हूँ 3 2 6 तो ये मेरे पास ना कि जुफ्त निकल आता है। तो यहाँ से मेरे पास नतीजा ये निकला कि अगर पहला जुफ्त हो और दूसरा ताक हो तो दोनों का हासिल ज़रब मेरे पास ना कि जुफ्त ही होगा। अब एक मेरे पास ना कि सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं पहला उठाऊं नंबर वो मेरे पास ना कि ताक निकला है, लेकिन दूसरा उठाऊं तो वो मेरे पास ना कि जुफ्त निकला है। अब इन दोनों को अगर मैं ज़रब दूं 7 4 28 तो ये भी मेरे पास ना कि एक जुफ्त अदद ही निकलता है। यानी कि यहाँ से मैं ये नतीजा निकाल सकता हूँ अगर पहला मेरे पास ताक हो और दूसरा जुफ्त हो तो मेरे पास उसका आंसर जो आएगा वो जुफ्त अदद आ जाएगा। अब एक और मेरे पास ना कि सिचुएशन ये हो सकती है मैं पहला उठाऊँ वो ताक हो, दूसरा उठाऊँ वो भी ताक हो। इन दोनों को अगर मैं ज़रब दूँ तो 5 3 15 मेरे पास आंसर निकलता है। तो यहाँ से अगर मैं ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे पास दोनों तरफ ना दोनों दफ़ा ताक आ जाए तो मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो ताक ही निकलेगा, यानी उनका जो हासिल ज़रब होगा वो ताक अदद ही होगा। अब यहाँ पे अगर आपने ऐसे अदा ढूंढने हो जिनका हासिल ज़रब जुफ्त हो तो आपको ये जो 3 केसेस हैं ना इनको अपने जहन में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ताक ढूंढने हो तो आपको ये वाला केस सामने रखना पड़ेगा। तो मैं अगर इन तीनों के ना के केसेस में चलता हूँ ना कि मैं ये ढूंढता हूँ कि ये वाले दोनों भी ढूंढूँ, फिर ये वाले ढूंढूँ, फिर ये वाले ढूंढूँ, इन तीनों को करूँ तो ये मेरे पास ना कि लेंथी काम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना कि एक आसान काम अपनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं ताक निकाल लेता हूँ। अगर इसको मैं देखूँ ना कि टोटल जो मेरे पास ना कि ये 4 हैं तो ताक अगर मैं निकाल लूँ तो उसको मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास ना कि जुफ्त वाला बच जाएगा। यानी कि अगर आप लोग देखें टोटल कितनी सिचुएशन थी 4, उसमें से अगर आपको पता चल जाए ना कि ताक कितना है तो वो 1 है। तो 4 में से अगर आप लोग 1 निकाल देंगे तो बाकी जो सारा बचेगा वो सारा आप लोगों के पास जुफ्त वाली सिचुएशन ही बचेंगी। तो चलें अब हम डायरेक्ट इनको जुफ्त की तरफ नहीं लेके चलते, हम ना ताक निकाल लेते हैं। ताक का जो आंसर आएगा उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। वो टोटल में से माइनस कैसे करना है वो मैं एंड पे आपको समझाता हूँ। तो चलें हम ना क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि ए जो हमारे पास है ना ए, यहाँ पे ना क्योंकि हम इसे ना कि अपोजिट लेके जा रहे हैं यानी कि जुफ्त के हिसाब से लेके जाते तो डायरेक्ट हम ए और बी इस्तेमाल कर लेते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन चूंकि हम इसे चेंज कर रहे हैं यानी ताक के लिहाज से लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे ना कि फिर लिख देंगे थोड़ा सा ना कि ये कर देंगे कि फ़र्ज़ करें ए और जो बी है ना, ए और जो बी हमारे पास हैं ये ताक अदाद के ना ताक अदाद यहाँ पे हमने लिख लेना कि ये ताक अदाद के वाक़यात हैं। ये आपने थोड़ा सा मेंशन कर देना ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आप लोग पहले ताक अदाद का निकाल लें उसके बाद आप लोग ना कि जुफ्त में जाएंगे। अब ताक अदाद का निकालना है तो मैं पहले ए की बात करूं तो मैं ना कि यहाँ से ढूंढता हूं कि मेरे पास ना कि ताक अदाद कौन कौन से हैं। तो ताक जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते यानी 1 3 5 7 और 9 ये मेरे पास ना कि आ जाएंगे। अब n इंटू ए अगर निकालें यानी कि इनकी तादाद कितनी है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास निकल आई 5। अब उसके बाद चलते हैं हम बी की तरफ। तो बी में अगर आप लोग देखें तो चूँकि ताक ही तो बी में भी ताक ही निकालने हैं तो वो भी हमारे पास यही निकल आएंगे 1 3 5 7 और 9। इनमें से अगर n इंटू बी अगर मैं ढूंढूंगा तो वो भी मेरे पास निकल आएगा 5 ही। तो ये इस तरीके से मेरे पास निकल आया। अब चूंकि हमने इन दोनों का इकट्ठा निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हमें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस फार्मूले में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास 2 चीज़ें हैं,
एक तो है जी P इंटू ए और दूसरा है P इंटू बी। तो ये दोनों चीज़ें ना आप लोग यहाँ से मालूम कर लें। तो P इंटू ए की तरफ मैं अगर चलता हूँ तो मेरे पास बनता है N इंटू ए और बटे में है जी N इंटू एस। अब n इंटू ए देखें वो 5 के बराबर है और n इंटू एस देखें तो वो 10 के बराबर है। अब 5 को 10 पे आप लोग ना के काट के लिख दें, यानी कि 5/10 करें, यहाँ पे इक्वल करेंगे तो आंसर 1/2 आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें कि आपका जो P इंटू ए है ना वो 1/2 निकला है। अब इसी तरह से P इंटू बी निकाल लें। तो P इंटू बी जो है वो आप लोगों के पास फार्मूला बनता है N इंटू बी और बटे में है जी N इंटू एस। अब यहाँ पे आपने इनकी कीमतें दर्ज करनी है। N इंटू बी की जो हमारे पास कीमत है वो 5 है और N इंटू एस हमारे पास 10 है। अब इन दोनों को काटेंगे, जैसे इसको काटा था तो हमारे पास आंसर ना 1/2 ही आएगा, यानी कि ये आप लोगों के पास P इंटू ए भी आ गया, P इंटू बी भी आ गया। अब हम ना अपना फार्मूला लिखते हैं ये वाला। तो यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं चूँकि ये ना यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं चूँकि, और ये पूरा फार्मूला लिखते हैं, उसमें कीमतें दर्ज कर देंगे। तो P इंटू ए तक आते जो B हमारे पास है वो बराबर होता है P इंटू ए और डॉट P इंटू बी, यानी कि ज़रब हो रहा है P इंटू बी के साथ। अब यहाँ पे ना कि हम इनकी ना कि कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो कीमतें अगर आप लोग देखें P इंटू ए की कीमत भी 1/2 है और P इंटू बी की कीमत भी 1/2 है। इन दोनों को हमने ज़रब करना है। अब 1 को 1 से ज़रब दे दें 1 आ जाएगा और 2 को 2 से ज़रब दे दें तो हमारे पास ना कि 4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ना हमारे पास P इंटू ए तकाते B निकला है, यानी कि हमारे पास वो निकला है जिसका हासिल ज़रब न के ताक होगा। लेकिन हमने मालूम करना है कि दोनों अदाद का ना कि हासिल ज़रब जो हो ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों अदाद का हासिल ज़रब जो होना चाहिए ना वो जुफ्त हो। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना इस सिचुएशन में, अगर आप लोगों के पास दोनों अदाद का हासिल ज़रब ताक इसके बराबर है तो जुफ्त, इसका मतलब है कि अगर ताक नहीं आएंगे तो बाकी जो तीनों सिचुएशन मैंने जो समझाई थी वो हमारे पास ताक ही बचेंगे, वो जुफ्त ही बचेंगी। यानी कि अगर ताक नहीं आएंगे तो बाकी सारी जो सिचुएशन थी 3 की 3 वो हमारे पास जुफ्त की ही थी। तो यहाँ पे ना कि फिर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैं फिर ना कि मालूम कर लेता हूँ कि P इंटू ए तकाते B के डैश। अब इस डैश का मतलब ये है कि आप लोगों के पास ताक नहीं आएगा। अगर ताक नहीं आएगा तो उसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये होगा कि सारे के सारे जुफ्त आएंगे। तो ये आपने इस तरह से इसको लिख लेना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो एक और चीज़ आप लोगों के पास समझने की है वो ना कि हम 12(2) में भी डिस्कस करके आए थे। अगर आप लोगों के पास कोई एहतमाल हो, किसी चीज़ के आने का एहतमाल हो, जैसे ये ना कि ताक अदाद के आने का एहतमाल है इसको, और जो ना आने का एहतमाल हो, जैसे ये ताक अदाद के ना आने का एहतमाल है, इन दोनों को अगर हम ना के जमा करेंगे तो हमारे पास ये बराबर हो जाता है 1 के। अब यहाँ पे ना कि जो चीज़ हमें मालूम है उसकी कीमत हम दर्ज कर देते हैं। तो हमें मालूम है ये जो है P इंटू ए तकाते B वो 1/4 के बराबर है। तो ये हमने ना कि मालूम करनी है। तो ये इसको हम वैसे ही लिख देंगे डैश वाला जो है, और ये 1 के बराबर इस तरीके से। अब ये देखें भी 1/4 जहाँ पे हमारे पास ना कि जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस हो जाना है। तो चलें इसे दूसरी साइड पे जाकर हम ना कि माइनस कर देते हैं। हमारे पास जो बराबर हो जाएगा P इंटू ए तकाते B का जो डैश है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/4 के। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें हमने 1 माइनस 1/4 करना है। एक तरीका है कि आप लोग कैलकुलेटर का तरीका इस्तेमाल करें, दूसरा है कि आप लोग किसका ज़ोज़ाफ़िकल ले लें। अब ज़ोज़ाफ़िकल लेना है तो इसका बटा नहीं है, उसका बटा तो हमारे पास होना चाहिए। अब 1 और 4 का अगर हम ना कि ज़ोज़ाफ़िकल लें तो वो 4 ही आता है। अब आप लोग 4 को अंदर रखें, 1 पे तकसीम करें, जवाब 4 आएगा। तो 4 को 1 से ज़रब दें तो 4 1 4 आ जाएगा, माइनस ये 4 को 4 पे अगर आप लोग तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा।
जो जवाब 1 आया उसको इस 1 से ज़रब दें तो फिर भी हमारे पास जवाब 1 ही आएगा। अब 4 में से 1 निकाल दें तो 3, यानी कि 3/4 हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसको अगर आप लोगों को लॉजिकली अगर आप लोग सोचेंगे ना तो इसका मतलब ये कि 4 टोटल हमारे पास हिस्से थे, यानी कि हमने ना कि 4 हमारे पास टोटल ना कि सिचुएशन थी। इनको आप लोग यहाँ पे ना कि जहन में रखें, 4 टोटल सिचुएशन थी। उसमें से ना कि एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें से हमारे पास ताक आ सकता था, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास आंसर निकला 1/4, यानी टोटल 4 में से सिर्फ एक दफ़ा ताक आ सकता है और 3 ऐसी सिचुएशन थी जिनका हासिल ज़रब जो था ना हमारे पास जुफ्त आ सकता था। यहाँ पे देखें तो 3 का ही हमारे पास ना कि जुफ्त निकला है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर निकला वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना कि आप लोग ये अगर इस तरह से नहीं करना चाहते, कैलकुलेटर से करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। कैलकुलेटर पे सिंपल आपने यहाँ पे कैलकुलेटर लेना, 1 लिखना है, उसके बाद माइनस 1/4 लिखेंगे। जैसे इक्वल करेंगे, बटे वाला ये साइन होता है हमारे पास, इक्वल करेंगे आंसर 3/4 ही निकलता है। यानी जिस मर्जी तरीके से करें आंसर आप लोगों का 3/4 ही आएगा। मश्क नंबर 12/3 का अगर आप लोग दूसरा सवाल देखेंगे, वो कहता है कि एक लफ्ज़ पंजाब से एक हरफ। यहाँ पे ना कि चीज़ें समझें, वो पहले ना कि लफ्ज़ की बात कर रहा है और फिर हरफ की बात कर रहा है। असल में हमारे पास ना कि जो ABCD जो सारे होते हैं ये हमारे पास ना कि हरूफ होते हैं, यानी A एक हरफ है, B दूसरा हरफ है, C तीसरा हरफ है। अगर 3, 4 या 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा अगर हरूफ मिलकर हमारे पास ना कि एक नई जो चीज़ बनाते हैं उसको हम ना कि लफ्ज़ कहते हैं। अब इसीलिए देखेंगे ना, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हरूफ से मिलकर के हमारे पास एक नई चीज़ बनी है, इसको उसने इसीलिए लफ्ज़ कहा है। वो कहता है कि लफ्ज़ पंजाब से एक हरफ और लफ्ज़ लाहौर से एक और हरफ मुंतखब किया गया है। अब यहाँ पे भी आप लोग देखें ना, या का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि हम यूनियन नहीं बल्कि तकाते वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे। अब आपने एहतमाल जो मालूम करना है, वो कहता है कि आप लोग ये बताएं कि दोनों हरूफ वावल हों, यानी इधर से आपने जो उठाया है वो भी वावल हो, इधर से जो उठाया वो भी वावल हो। एक तो ये चीज़ मालूम करनी। दूसरे नंबर पर आपने ये मालूम करनी है एक हरफ कॉन्सोनेंट हो और दूसरा वावल हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जब इसकी बारी आएगी तो ये मैं आपको समझाऊंगा। अब दोनों जब हमने ना कि हल करने हैं तो इनका जो तरीक़ाकार है कि सबसे पहले हम इनकी सैम्पल स्पेस मालूम करते हैं। पहले हम पंजाब वाले की सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। यहाँ पे ना कि मैं लिखता हूँ कि सैम्पल स्पेस जो है, अगर आप लोग देखें पंजाब वाले की, उसको भी एस से ज़ाहिर करेंगे और पंजाब के जो सारे हरूफ हैं उनको ना कि मैंने कॉमे के साथ यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। तो ये आपने पंजाब की लिख दी है सैम्पल स्पेस बनाकर। तो n × s जो फिर पंजाब के लिए हमारे पास बनेगी वह 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपने 6 लिख देना है। अब यही काम आपने लाहौर के लिए करना है, यानी कि लाहौर की भी सैम्पल स्पेस ही बनानी है। अब यहाँ पे लाहौर की सैम्पल स्पेस, इसको भी फिर एस से ही ज़ाहिर करेंगे। अब लाहौर लिख दें। लाहौर का हमारे पास LAHOR और E, ये हमारे पास ना कि लाहौर में आता है। अब इसका अगर n × s देखेंगे तो इनकी गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये भी हमारे पास ना कि 6 के बराबर ही आती है। तो दोनों की ना कि सैम्पल स्पेस और n × s हमने लिख लिए हैं। अब ये इतना का काम करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, हम पहला जो सवाल है उसको हल करते हैं। तो चलें पहले सवाल को ना कि हम हल करते हैं। पहले सवाल में वो कहता है कि दोनों जो हरूफ हों वो वावल होने चाहिए, यानी कि आप लोग पंजाब में से एक हरफ उठाएं। इसका मतलब ये है कि पंजाब का जो लफ्ज़ है ना उसमें P U N J और D जो है इनको अलग-अलग पर्चियों में लिखा है और एक बास्केट में डाला है। आपने उनमें से एक पर्ची उठानी है और इस चीज़ के कितने चांसेस हैं कि वो आप लोगों के पास जो हरफ निकले वो वावल हो। वावल हमारे पास होते हैं A E I O U, उनके अलावा जो सारे होते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब यहाँ से ना कि हम इसको ना कि फिर ए कह लेते हैं, यानी पंजाब वाले में से जो हमारे पास वावल निकल सकते हैं उनको ना कि हम ए से ज़ाहिर करते हैं। अगर यहाँ से देखें जो हमारे पास वावल जो हैं वो सिर्फ यू और ए हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पे आपने लिख लेना कि यू और ए, ये आपने लिख लिया।
अब ए बनाने के बाद n इंटू ए देखेंगे तो उनकी अगर आप लोग देखें तो ये 2 बनते हैं, ये इस तरीके से लिख लिया। अब इसी तरीके से आपने जो दूसरी सैंपल स्पेस है उसको ना कि बी का नाम देना, यानी इसमें से जो वावल हैं वो बी में आएंगे। अब इसमें से अगर आप लोग वावल देखेंगे तो एक ए आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा और एक ई आ जाएगा। इसी तरीके से लिख दें ए ओ और ई। जो n इंटू बी फिर आपके पास निकलेगा वो 3 के बराबर है, वो यहाँ पे आपने इस तरीके से लिख लेना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, चूँकि हमने जो मालूम करना है वो ये है कि इन दोनों में से और मालूम करना है, यानी कि तकाते मालूम करना है इस फार्मूले के मुताबिक। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास दोनों का एहतमाल मालूम होना चाहिए। तो चलें मैं ना कि पहले इसका एहतमाल मालूम करता हूँ, फिर इसका भी मालूम करता हूँ। तो P इंटू जो A मेरे पास निकलेगा वो बराबर होगा n इंटू ए और बटे में होगा n इंटू एस। n इंटू ए अगर आप लोग देखें वो 2 के बराबर है और n इंटू एस देखेंगे तो वो 6 के बराबर है। यहाँ पे आपने 6 लिख देना है। अब इन दोनों को ना कि हम काट के लिख देते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 2 लिखते हैं बटा 6 लगाते हैं तो इक्वल करेंगे तो 1/3 कट के हमारे पास आंसर आ गया 1/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब इसी तरीके से इसकी हम निकाल लेते हैं एहतमाल। P इंटू बी जो है वो हमारे पास निकलेगा n इंटू बी और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू बी अगर आप लोग देखें वो 3 के बराबर है और n इंटू एस देखेंगे तो 6 के बराबर है। अब इन दोनों को भी हम ना के काट के लिख देते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर लें, 3 लिखें बटे वाला साइन, 6 लिखें, इक्वल करेंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना 1/2। तो इस तरीके से आप लोगों का P इंटू ए भी आ गया और P इंटू बी भी आ गया है। अब वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था उसको ना यहाँ पे लिख दें, चूँकि हमारे पास जो फार्मूला है ना वो है जी P इंटू ए तकाते B वो बराबर होगा P इंटू ए के और डॉट हमारे पास P इंटू बी के। अब यहाँ पे ना कि इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो P इंटू ए की अगर आप लोग कीमत देखेंगे तो वो बराबर होती, चलें यहाँ पे पुट कर देते हैं। P इंटू ए की कीमत देखेंगे तो वो 1/3 है और P इंटू बी की कीमत देखेंगे तो 1/2 है। अब इन दोनों को आप लोग ज़रब दे दें, यानी 1 को 1 से ज़रब दें 1, 3 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 6, यानी कि 1/6 जो है वो हमारे पास ना कि ये उसका उस वक्त एहतमाल आता है जब ना कि दोनों हरूफ में से अगर आप दोनों हरूफ उठाएं दोनों अल्फाज में से तो आपके पास दोनों हरूफ ही वावल आ जाएं, तो उसका आंसर हमारे पास 1/6 आ जाएगा। इसी सवाल का अगर आप लोग दूसरा जुज़ देखें तो वो कहता है कि एक हरफ कॉन्सोनेंट और दूसरा वावल हो। जैसा कि उसने ना कि हमें सवाल में बताया था कि आप लोगों के पास जो एक लफ्ज़ है वो पंजाब है और दूसरा आप लोगों के पास ना कि लाहौर है। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है ना वो ये है कि उसने ये हमें नहीं बताया कि आप लोग पंजाब में से उठाएं तो वो कॉन्सोनेंट निकले, लाहौर में से उठाएं तो वो वावल निकले। बस उसने ये कहा है कि एक हरफ कॉन्सोनेंट निकला है और दूसरा वावल निकला है। अब इसकी ना कि 2 सिचुएशंस हमारे पास बनती हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल पहली पर्ची ना कि उठाते हैं इस पंजाब में से, वो हमारे पास कॉन्सोनेंट निकल आती है। दूसरी हम ना इसमें से उठाते हैं तो वो वावल निकल आती है। दूसरी हमारे पास सिचुएशन ये भी तो हो सकती है ना कि इसमें से जो पर्ची उठाते हैं वो वावल निकल आती है, इसमें से जो उठाती है वो कॉन्सोनेंट निकल आती है। तो अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए जिसमें ना उसने वाज़ेह तौर पर हमें ना बताया हो कि पहली पर्ची आपने कहाँ से उठानी है और दूसरी कहाँ से उठानी है और उसकी 2 सिचुएशन इस तरह की बन रही हों, तो आपने उन दोनों सिचुएशंस के ना के तकाते निकाल लेने हैं और निकालने के बाद उन दोनों को ना कि आपने जमा करना है। जब जमा करेंगे तो हमारे पास असल जवाब निकलेगा। आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप लोग अपने तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि उसने एक हरफ का कहा है तो उसने पहले पंजाब में से कहा है और दूसरा उसने ना कि लाहौर में से कहा है, इस तरह नहीं कर सकते। अब इसका जब आपने सवाल हल भी करना है ना तो उसको कुछ इस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना कि हम फिर लिख देंगे कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे ना हम लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें जो ए हमारे पास है ना, ए जो है वो हमारे पास ए जो है वो आप लोग इस तरह कह लें कि ए यहाँ पे ना कि कॉन्सोनेंट आप लोग लिख दें, कॉन्सोनेंट जो है पंजाब का यूनिट है। यहाँ पे ना आप लोग पंजाब लिख दें, पंजाब का वाक़या है। चलें इस तरह से आप लोग लिख दें। अब जो दूसरा है ना कि बी जो है,
यहाँ पे हम ना कि दूसरा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें जो बी हमारे पास है ना वो वावल जो है वो वावल हमारे पास ना कि पंजाब के बाद था लाहौर, हम यहाँ पे लिखते हैं लाहौर का वाक़या है। ये इस तरह से आपने लिख देना है, ये आपने ना फ़र्ज़ कर लेना है। इसे फ़र्ज़ करने के बाद अब हम ना कि इसका ए निकाल लेते हैं। तो ए अगर हम देखेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये निकलेगा कॉन्सोनेंट, यानी इसमें से जो हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं वो हमने निकालने हैं। कॉन्सोनेंट हमारे पास होते हैं जो वावल के अलावा होते हैं, यानी ए ई आई ओ यू के अलावा। तो उसमें हमारे पास पी आ जाएगा, उसके बाद देखें एन आ जाएगा, उसके बाद देखें जे आ जाएगा और उसके बाद बी आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इसके कॉन्सोनेंट आ गए। तो एन इंटू ए जो है वो हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4, यानी एन इंटू ए हमारे पास ना कि 4 बन गया है। अब बिल्कुल इसी तरह से इधर आए, इधर अगर हम देखें तो हमने वावल निकालने हैं, यानी कि बी जो है वो हमारे पास ना कि वावल निकलेंगे। तो इसमें से वावल निकाल लें, यानी कि ए ई आई ओ यू जो हमारे पास होती हैं। यहाँ पे देखें ए ओ और ई, ये जो हमारे पास ना इसमें वावल हैं, तो ये आपने इस तरह से लिख लेने हैं। और जो वावल हमारे पास निकले वो 3 है, तो एन इंटू बी जो है वो हमारे पास ना कि 3 के बराबर आ जाएगा। अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट अगला जो आप लोगों का काम है, इन दोनों के ना कि आपने इस्तेमाल मालूम कर लेने हैं, यानी कि पहले P इंटू ए मालूम करेंगे, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है n इंटू ए बटे में n इंटू एस। n इंटू ए अगर आप लोग देखें वो 4 के बराबर है, और n इंटू एस जो था वो टोटल हमारे पास ये 6 होते हैं, ये 6 के बराबर है। अब इन दोनों को ना कि काट के लिख लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। तो आपने पहले 4 लिखना है, उसके बाद ये बटे वाला साइन और 6 लिखेंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आपके पास 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दें इसका आंसर, तो हमारे पास 2/3 आ गया है। अब नेक्स्ट चलें इसका आंसर निकालते हैं, यानी कि P इंटू बी निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास हो जाएगा n इंटू बी और बटे में हमारे पास हो जाएगा n इंटू एस। n इंटू बी अगर आप लोग देखें 1 2 3, तो ये हमारे पास ना ये यहाँ पे निकला भी हुआ 3 और बटे में n इंटू एस, इसका भी हमारे पास 6 है। अब इसको भी हम काट के लिख लेते हैं, यानी कि कैलकुलेटर से हम लिखते हैं 3, उसके बाद ये बटे वाला साइन और 6। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख देना है 1/2। अब ये सारा कुछ करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होता है इसका ना कि जो हमने ये मालूम करना होता है तकाते में, तो उसके लिए ना कि हम यहाँ पे ना कि लिख देते हैं कि चूंकि हमारे पास ना कि ये जो फार्मूला है हम यहाँ पे फिर ना लिख देते हैं कि चूंकि ये हमारे पास जो फार्मूला है ना ये इसके बराबर है P इंटू ए तकाते बी, वो हमारे पास बराबर होता है P इंटू ए और डॉट में हमारे पास P इंटू बी। अब यहाँ पे ना इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। तो P इंटू ए की कीमत देखें तो वो हमारे पास 2/3 है, वो इधर लिख दी। और आगे देखें P इंटू बी की वो कीमत है 1/2 के। अब ना ऊपर नीचे देखते हैं, अगर कोई चीज़ कटती है तो उसे हम काट देते हैं। तो ये देखिए ये 2 इस 2 के साथ कट जाता है। अब ऊपर 1 बच गया, नीचे 3 बच गया, यानी कि इसका जो हमारे पास आंसर आ गया वो है जी 1/3। अब ये 1/3 आंसर निकालने के बाद ये हमने निकाला उस सिचुएशन में जब पंजाब में कॉन्सोनेंट निकले और जो दूसरा लाहौर में वावल निकले। अब इसकी अपोजिट सिचुएशन भी हमारे पास हो सकती है, यानी कि इसमें से हमारे पास वावल निकला है और इसमें से कॉन्सोनेंट निकला है। तो चलिए उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ना कि दोबारा हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ना कि यहाँ पे अब आ गया सी हमारे पास है जी। यहाँ पे हम लिखते हैं कि सी हमारे पास ना, अब देखें भी इधर कॉन्सोनेंट नहीं, इधर हमने वावल ले लेना। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास वावल है किसका, पंजाब का। यहाँ पे आप लोग पंजाब लिख लें, पंजाब का वाक़या है। ये बिल्कुल उसी तरह से बस आपने ये काम कर देना है कि अब इधर आपने वावल ले लेना, इधर कॉन्सोनेंट ले लेना है। यहाँ पे आप लोग अपना कि लिख दें कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी के बाद हम अगला फिर ना कि डी ले लेते हैं कि डी जो है ना वो कॉन्सोनेंट यहाँ पे हम ना कि लिखेंगे कॉन्सोनेंट, और वो कॉन्सोनेंट हमारे पास है भी किसका, लाहौर का, लाहौर का वाक़या है। वो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो
इस तरीके से हमने ये दोनों लिख दिए सी और डी भी। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना इसको हल कर लेते हैं, जैसे हमने ना कि पिछले को हल किया था। इसमें अब हम ना कि सी निकालेंगे, तो सी निकालेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सी हमारे पास वावल होंगे, इनमें से ना कि हमने वावल ढूंढने हैं। तो वावल यू और ए सिर्फ दो ही हमारे पास ना इसमें वावल हैं। तो अगर आप लोग देखें ना ए ई आई ओ यू जो होते हैं, तो यू और ए सिर्फ ना कि हमारे पास दो वावल हैं। एन इंटू सी जो हमारे पास है ना फिर वो बराबर हो जाता है 2 के, यानी कि इसके जो अगर हम ना कि गिनेंगे तो वो टोटल 2 हैं। अब डी में अगर आप लोग देखेंगे तो वो हमने ना कि कॉन्सोनेंट लेने हैं, यानी कि लाहौर में हमने ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी लेने हैं। तो हमारे पास एल बचता है, एच बचता है और आर बचता है, यानी कि ये हमारे पास ना कि डी एन इंटू डी जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3 के बराबर। अब इन दोनों का ना हम एहतमाल मालूम कर लेते हैं। तो चलें पहले हम ना कि सी का एहतमाल मालूम करते हैं। हमारे पास आ जाएगा P इंटू सी, वो बराबर होता है N इंटू सी और बटे में है जी N इंटू एस के। N इंटू सी देखें वो 2 के बराबर है, N इंटू एस देखें वो तो 6 के बराबर। अब इनको ना हम काट लेते हैं, तो काटते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग 2 लिखें, बटे वाला साइन 6 लिखें, इक्वल का आप लोग 1/3 आ जाएगा, यानी कि काट के हमारे पास आंसर 1/3 आ गया है। अब इसी तरीके से P इंटू डी लिख दें तो आप लोगों के पास ना कि ये D वाला जो है ना कि ये निकल आएगा, ये आ जाएगा N इंटू डी और बटे में है जी N इंटू एस। अब N इंटू डी अगर आप लोग देखें वो 3 है, N इंटू एस देखें तो वो 6 है, तो 3/6 यहाँ पे ना कि हम कर देते हैं। आप लोग कैलकुलेटर पे लिखें, पहले 3 लिख दें, सुबह बटे वाला साइन और 6 लिखें, जैसे इक्वल करेंगे आंसर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख दें 1/2। तो इस तरीके से आपने इसका भी इस्तेमाल निकाल लिया और इसका भी इस्तेमाल निकाल लिया। तो अब हमारे पास जो ये फार्मूला फिर है ना, ये इसको ना कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके फार्मूले को फिर ना इस तरह से लिख देंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अब ये हमारे पास ना कि P C तकाते D होगा, आगे A तकाते B होता था, अब C तकाते D है, तो P इंटू सी डॉट हमारे पास ना कि P इंटू डी, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इनकी ना कीमतें दर्ज कर देते हैं। P इंटू सी की कीमत देखें तो वो 1/3 है, और यहाँ पे ज़र्ब कर दें तो P इंटू डी की कीमत देखें तो 1/2 है। अब ये कटते नहीं है, ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें, 1 आ जाएगा, नीचे वाले को नीचे, यानी 3 को 2 से ज़रब दे दें, 3 2 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों निकाल लिए। P इंटू हमारे पास ना के जो था A तकाते B वो भी निकल आया, और P इंटू सी तकाते D भी निकल आया। अब इसका ना कि हमने अगर टोटल निकालना हो ना कि एक हरफ कॉन्सोनेंट और दूसरा वावल हो, हमें इसको और ये जो दूसरा हमने पहले ये निकाला था, इन दोनों को जमा करना पड़ेगा। चलें इनको ना कि हम जमा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ना कि मैं फिर लिख देता हूँ P, चलें यहाँ पे ना कि मैं टोटल लिख दूँ या फिर ना कि तमाम लिख दूँ, जो भी, ये यहाँ पे ना कि मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ना कि इसका फार्मूला फिर मैं लिख दूंगा P इंटू A तकाते B प्लस P इंटू सी तकाते D। अब ना इनकी हम कीमतें लिख देते हैं। तो P इंटू A तकाते B की अगर आप लोग देखेंगे वो 1/3 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/3, ये इस तरह लिख दी। उसके बाद P इंटू सी तकाते D की अगर आप लोग देखें वो 1/6 है, ये आपने इस तरह से लिख देनी है। अब इनको ना कि हमने जमा करना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग इसका जोग्राफिकल लेके कर लें, दूसरा आप लोगों के पास कैलकुलेटर का होता है, तो हम पहले ना जोग्राफिकल वाला करते हैं। 3 और 6 का ना जोग्राफिकल में यहाँ पे लेता हूँ, तो मेरे पास ये 3 वैसे आ जाएगा, 2 3 6, और आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास ये 3 1 3 आ जाएगा, 3 2 6, जोग्राफिकल हमारे पास आ गया 6। अब ना कि इन दोनों को तकसीम करें, यानी 6 को अंदर रखें, 3 पे तकसीम करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 2 6। जो आंसर आया उसको इससे ज़रब दे दें 2 1 2। अब इसको दोनों को तकसीम करें, 6 1 6 और 1 1 1, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, 3/6। अब इनको ना हम काट लेते हैं, 3 को ऊपर रख के 6 पे डिवाइड कर दें, 3 ये बटा 6 इक्वल करते हैं, 1/2 इसका आंसर आ जाता है। अब ये दूसरा तरीका ये था आंसर निकालने का कि आप लोग ना कि डायरेक्ट इनको ना कि कैलकुलेटर पे कर दें 1/3 जमा 1/6। आप लोग ये करके देख लो, 1/3 जमा 1/6
6 इक्वल करेंगे तो आंसर 1/2 ही आएगा। चाहे आप लोग कैलकुलेटर के तरीके से करें चाहे ड्रैग करें, आप लोगों के पास आंसर 1/2 ही आएगा। मश्क नंबर 12/3 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि एक डाइस को 2 बार उछाला गया है, यानी कि आपके पास एक डाइस यानी लूडो का दाना था, उसको आपने 2 बार उछाला है। आपने एहतमाल मालूम करना है कि एक उछाल 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरा 5 का जुज़ ज़रबी हो। तो सबसे जो पहला काम है ना आपका वो यही है, ये जो डाइस आपने 2 बार उछाला है इसकी सैंपल स्पेस बनाएं। तो चलें मैं ना सबसे पहले ये जो डाइस 2 दफ़ा उछाला गया है इसी ना सैंपल स्पेस बनाता हूँ। तो ये इस तरह का जो डाइस, एक डाइस हो तो उसकी सैंपल स्पेस हमारे पास ना कि सिंपल होती है कि आपने क्या करना है कि 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिख देने हैं। लेकिन जब 2 डाइस की बात होगी उसकी सैंपल स्पेस के लिए हमें इस तरह से टेबल बनाना पड़ेगा 7x7 का, यानी कि इस तरह से भी आप लोगों के पास 7 हो, यानी कि जो कॉलम जिन्हें हम कहते हैं, और कतारें भी आप लोगों के पास 7 ही हो। अब ये 7x7 का लगाने के बाद नेक्स्ट हमने ये जो पहला खाना है इसको इस तरह से कट लगाएंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं और यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि पहला डाइस इधर है और दूसरा डाइस इधर है। तो डाइस जो होता है उसमें हमारे पास टोटल 6 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे ना कि मैं लिख देता हूँ ये पहले डाइस के ना कि मेरे पास 6 नंबर्स हैं, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा डाइस होता है उसमें भी 6 नंबर्स होते हैं, तो उसके 6 नंबर्स मैं ना इधर लिख देता हूँ इस तरीके से। तो मैंने पहले के और दूसरे दोनों के ना कि 6 नंबर्स लिख दिए हैं। अब ये नंबर्स लिखने के बाद जो अगला मेरा काम है इनके ना कि जोड़े बना के लिखना। अब उसमें मैं क्या करूँगा कि इसको पहले लूँगा, इन सब के साथ ना मिला के लिख दूँगा, यानी 1 को लेते हैं, इन सब के साथ ना मिला के लिख देते हैं। 1 को पहले 1 के साथ, फिर 1 को इस 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, उसके बाद 1 को 5 के साथ और 1 को 6 के साथ, यानी कि इस तरह से सब के साथ मिला के लिख देना है। फिर हमने 2 को लेना है, इन सब के साथ मिला के लिख देना है। 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ। फिर हमने ना 3 लेना है और उन सब के साथ ना मिला के लिख देना है। तो चलें 3 को मिला के लिखते हैं। तो 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। फिर इसी तरह से हमने 4 को लेना है। 4 को 1 के साथ मिला के लिखें, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ और 4 को 6 के साथ। फिर हमने 5 को लेना है, सब के साथ मिला के लिख देना है, यानी 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, 5 को 5 के साथ और 5 को 6 के साथ। अब इसी तरह से हमने 6 को लेना, सब के साथ मिला के लिख देना। तो यानी 6 को हमने पहले 1 के साथ, 6 को 2 के साथ, 6 को 3 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 5 के साथ और 6 को 6 के साथ। ये इस तरीके से आप लोगों के पास दोनों जो डाइस हैं ना उनकी सैंपल स्पेस बन जाएगी। अब अगर आप लोग इन जोड़ों को गिनेंगे ना तो ये हमारे पास 36 बनेंगे। अगर ये 36 बनेंगे तो यहाँ पे हमने फिर लिख देना है कि n इंटू एस जो है ना वो हमारे पास ना कि 36 बन गया है। अब ये n इंटू एस निकालने के बाद अब हम आते हैं इसके एहतमाल की तरफ। अब इसका एहतमाल की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि एहतमाल मालूम करें कि जो पहली उछाल है ना वो 3 का जुज़ ज़रबी हो, यानी कि 3 के साथ ज़रब देने से आए या 3 का टेबल कह लें, और दूसरा जो है वो 5 का जुज़ ज़रबी हो, यानी कि दूसरे को हमने 5 के साथ ज़रब दे के निकालना है। अब ये ना कि हमारे पास या यूनियन वाला या तकाते वाला बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि भाई 2 डाइस थी, दोनों का एक एक दफ़ा पूछ रहा है। हाँ, ये यूनियन या तकाते में उस वक्त हो सकता था जब वो कहता है कि एक आपके पास डाइस है, आप लोग एहतमाल मालूम कीजिए कि पहली दफ़ा उसे आप लोग फेंकते हैं तो आपके पास 3 का जुज़ ज़रबी आता है, दूसरी दफ़ा फेंकते हो तो 5 का जुज़ ज़रबी आता है। तो ये उस वक्त हमारे पास
मसलन के तकाते का हो सकता था, अगर यहाँ पे या लग जाता तो यूनियन का हो सकता था। अब चूंकि उसने 2 ही डाइस दिए हैं, दोनों का एक एक दफ़ा दे दिया, तो ये हमारे पास ना कि सिंपल एहतमाल का ना सवाल है। चलें अब इसका फिर ना कि हम एक बना लेते हैं। तो ए में वो कहता क्या है हमें, वो कहता है कि जो पहला आप लोगों के पास डाइस है ना वो 3 का जुज़ ज़रबी होना चाहिए। तो चलें मैं यहाँ से देखता हूँ कि मेरे पास पहला जो डाइस है, ये मेरे पास ना कि पहला डाइस है, ये 3 का जुज़ ज़रबी इसमें से कौन कौन सा है। ये वाली जो लाइन है ना ये सारी ये 3 का जुज़ ज़रबी है, और ये वाली जो लाइन है ये मेरे पास ना कि 3 का जुज़ ज़रबी, यानी कि 3 1 3 और 3 2 6। बाकी ये 1 2 4 5 ये जो लाइनें हैं ना ये मेरे लिए ना कि बेकार हैं। अब नेक्स्ट दूसरे पे वो कहता है कि आपका 5 का जुज़ ज़रबी आना चाहिए। इस लाइन में देखें तो 5 का जुज़ ज़रबी सिर्फ मेरे पास ना कि ये बचता है। अब अगर इसमें से मैंने ढूंढने हो कि 3 का जुज़ ज़रबी और 5 का जुज़ ज़रबी मेरे पास ना कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो वो ना मैं यहाँ से ढूंढ के फिर ना लिख देता हूँ। तो इस सिचुएशन में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास सिर्फ ना कि 2 आपके पास ना कि बनेंगे, यानी कि आपने ये 5 और 3 इनको लिख देना है, यानी कि एक देखेंगे इसमें से 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरा 5 का जुज़ ज़रबी है, और दूसरा 5 और 6 लिख देना है। इसमें से अगर आप लोग देखेंगे एक 5 का जुज़ ज़रबी और दूसरा 3 का जुज़ ज़रबी है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ना कि 2 और केसेस भी निकलते हैं। उसमें ये देखिए 3 और 5, इसमें भी देखिए ना एक 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरा 5 का जुज़ ज़रबी है, और एक और अगर आप लोग देखेंगे तो वो आप लोगों के पास ना कि 6 व 5 निकल आएगा। तो यहाँ पे देख लें भी ये वाला जो है ये हमारे पास ना कि अगर आप लोग देखेंगे ये 3 का जुज़ ज़रबी और ये 5 का जुज़ ज़रबी है। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो पहले यही देखना था कि बस पहला 3 का जुज़ ज़रबी और दूसरा हमारे पास ना कि 5 का जुज़ ज़रबी हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना इसमें हमें उसने कोई सिचुएशन ये नहीं बताई कि लाजमी जब आप लोग पहला फेंकें तो वो 3 का जुज़ ज़रबी हो और दूसरा जो आप लोगों के पास है वो 5 का जुज़ ज़रबी हो, जब पहला 5 का जुज़ ज़रबी हो दूसरा 3 का जुज़। तो ये इसने इस केस में भी अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास ना कि मुबहम सी सूरत ही है। तो हम फिर क्या करेंगे कि दोनों सूरतों का ना कि ले लेंगे, यानी कि हम इस हिसाब से भी ले लेंगे कि पहली उछाल में 3 का जुज़ ज़रबी हो दूसरी में 5 का हो, और दूसरे सिचुएशन में हम ये भी ले लेंगे कि पहली उछाल में 5 का जुज़ ज़रबी और दूसरे का 3 का जुज़ ज़रबी हो। तो चलें ये जो चारों थी वो हमने ले लेनी है। तो ये अगर आप लोग देखें 3 व 5 ये 1 आ जाएगा, उसके बाद देखें इसी का उल्ट हो जाएगा 5 और 3, और उससे आगे देखें तो आप लोगों के पास एक आ जाता है 6 व 5, और इसी का उल्ट हमारे पास ना कि 5 व 6, यानी कि बस हमारे पास ना कि यही 4 ऐसी बनती हैं जिनका ना कि जुज़ ज़रबी 3 का जुज़ ज़रबी होता है या फिर हमारे पास ना 5 का जुज़ ज़रबी होता है। n इंटू ए अगर आप लोग देखेंगे तो वो 4 बन जाएगी। अब n इंटू ए लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है इसका एहतमाल मालूम कर दें, यानी कि p इंटू ए मालूम कर दें। तो p इंटू ए का जो फार्मूला हमारे पास है वो है n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। n इंटू ए की अगर आप लोग बात करें तो वो 4 के बराबर है, n इंटू एस की बात करें तो वो 36 के बराबर है। अब इनको ना कि हम काट के लिख देते हैं, 4 बटा 36 है, यहाँ पे आप लोग 4 लिखें, बटे वाला साइन 36 लिखें, इक्वल करेंगे 1 बटा 9 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो 1 बटा 9 है वो इस सवाल का हमारे पास आंसर है। मश्क नंबर 12.3 का अगर आप लोग चौथा सवाल देखें इसमें भी वो यही कहता है कि 2 डाइस फेंकी गई हैं, यानी कि आप लोगों के पास जिस तरह तीसरे सवाल में 2 डाइस थी बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी 2 डाइस फेंकी गई हैं। एक पर वो कहता है ताक और दूसरे पर 2 का जुज़ ज़रबी हासिल करने का एहतमाल मालूम करें। अब सबसे पहला जो हमारा काम है वो वही है कि आप लोग दोनों डाइस की सैंपल स्पेस बनाएं। तो सैंपल स्पेस वो मैंने तीसरे सवाल में बनाई थी, तो हम ना उसी को यूज़ कर देते हैं। मैं ना कि नई नहीं बनाता, क्योंकि अगर मैं नई बनाता हूँ तो काफ़ी सारा टाइम हमारा यहाँ पे ज़ाया हो जाना है। तो चलें इसी को ना कि हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसको यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि फिर n इंटू एस तो हमारे पास निकल आया, वो निकल आया जी 36 के बराबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं n इंटू एस हमने निकाल लिया, वो 36 है। अब आते हैं कि सवाल की तरफ।
सवाल को कहता है कि एक पर ताक और दूसरे पर दो का जुज़ ज़रबी हासिल करने का एहतमाल मालूम करें। यहाँ पे देखें ना, ये सिंपल हमारे पास ना के है जो हमारे पास ना सिंपल एहतमाल का होता है सवाल, ये उसी तरह है। यानी कि दो टाइप्स दी हैं, एक पर वो कहता है ताक और दूसरे पर वो कहता है दो का जुज़ ज़रबी हो। तो इसमें हमारे पास ना कि वो ना ही हमें ना के ताक वाले और उसमें बल्कि ना के एहतमाल वाले उस तकाते वाले में जाने की ज़रूरत है और ना ही हमें यूनियन वाले में सवालों में जाने की ज़रूरत है। तो सिंपल हम ना कि इसे निकालेंगे। अब देखें भी इसका फिर हम ए निकालते हैं। अगर हम ना कि ए निकालेंगे, यहाँ पे ना कि हम लिखते हैं कि हम ए निकालने जा रहे हैं। ये हमने ना कि लिख दिया कि हम ए निकालने जा रहे हैं। अब ए में हमने ढूंढना कौन सा है? पहले ढूंढना है कि एक पर ताक और दूसरे पर दो का जुज़ ज़रबी हो। तो चलें हम ना कि ढूंढते हैं। यहाँ पे पहले पर ताक और दूसरे पर ना कि हम कहते हैं कि दो का जुज़ ज़रबी होना चाहिए। तो मैं ना कि इसके हिसाब से ना कि देख लेता हूँ। पहले पर ताक यानी कि ये 3 लाइनें देखूंगा और दूसरे पर ना कि दो का जुज़ ज़रबी। तो मैं यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये ना कि मैं यहाँ से ना कि निकाल लेता हूँ। फिर ना कि ये वन के हिसाब से ना ये देखें, ये दो का जुज़ ज़रबी यानी एक पर ताक आ गया और एक पर ना कि मेरे पास दो का जुज़ ज़रबी आ गया। तो ये भी मेरे पास निकल आएगा और उसके बाद ये भी निकल आएगा। यानी कि ये 3 मेरे पास ना निकल आई। एक पर ताक है, दूसरे पर दो का जुज़ ज़रबी है। अब इसमें से अगर आप लोग देखें तो आपके पास अगर यहाँ से देखें तो ये भी देखें, एक पर ताक है, दूसरे पर दो का जुज़ ज़रबी है। इस पर देखें तो आपके पास एक पर ताक है, दूसरे पर दो का जुज़ ज़रबी है। आगे देखें, इधर एक पर ताक है और दूसरे पर दो का जुज़ ज़रबी है। ये नहीं आपने देखना कि पहले पर है या दूसरे पर, क्योंकि इस तरह की हमारे पास उसने कोई ना सिचुएशन नहीं दी है। तो ये हमें दोनों में देखना पड़ेगा कि पहले पर अगर ताक आए या दूसरे पर जो दो का जुज़ ज़रबी आए, या पहले पर आप लोगों के पास दो का जुज़ ज़रबी आए, दूसरे पर ताक आए। इसका आपने ना कि देख लेना कि ये दोनों सिचुएशन वाले हमने देखते जाने हैं। तो आगे देखें, इसमें आप देखें पहले पर हमारे पास ना कि दो का जुज़ ज़रबी और दूसरे पर ताक है। ये देखें दो का जुज़ ज़रबी और ताक है। और ये वाला देख लें भी, ये हमारे पास 3 इधर से निकला है। इधर से अगर आप लोग देखें 1 और 4 यानी ये ताक है, ये दो का जुज़ ज़रबी है। 3 और 4 ये हमारे पास ताक है, ये दो का जुज़ ज़रबी है। 5 और 4 ये हमारे पास ना कि ताक है, ये दो का जुज़ ज़रबी है। उससे आगे चलें तो हमारे पास ना कि ये अगर देखें ये जुफ्त है और ये हमारे पास दो का बल्कि ना कि जुज़ ज़रबी है और ये ताक है। अब नेक्स्ट देखें, ये भी उसी सिचुएशन में और ये भी हमारे पास ना उसी सिचुएशन यानी कि दो का जुज़ ज़रबी और ये ताक है। इसमें से देखें ये दो का जुज़ ज़रबी और ये ताक है, ये हमारे पास ताक है और ये दो का जुज़ ज़रबी है। और ये हमारे पास ना कि ताक है और ये दो का जुज़ ज़रबी है। तो ये सारे जिन पे ना मैंने दायरे लगाए हैं, ये सारे हमारे पास ना कि ए में आ जाएंगे। तो चलें इन सब को ना कि हम ए में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहला जो आएगा वो आ जाएगा जी हमारे पास ना कि 1 और 2 चलें लिखते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें 2 और 1 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देख लें तो हमारे पास ना कि 3 और 2 है। उसके बाद अगर आप लोग देख लें 4 और 1 है। उसके बाद 5 और 2 है और उसके बाद 6 और 1 है। यानी किसी भी तरतीब में आप लोगों ने ये लिखते जाना है। उससे आगे देखें 2 और 3 है। उससे आगे मज़ीद देखेंगे तो आप लोगों के पास 4 और 3 है। उससे आगे देखेंगे 6 और 3 है। उससे आगे चलें तो हमारे पास 1 और 4 है। उससे आगे देखें 3 और 4 है। उससे आगे देखें 5 और 4 है। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। आगे चलें तो हमारे पास 2 और 5 है। मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास 4 और 5 है। और उससे आगे चलें तो हमारे पास 6 और 5 है। और उससे आगे चलें तो हमारे पास 1 और 6 है। और उससे आगे चलें 3 और 6 है। और लास्ट में अगर आप लोग देखें 5 और 6 है। ये इस तरीके से आपने ये सारे लिख लेने थे ढूंढ कर। अब यहाँ पे ना n इंटू ए फिर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इस्तेमाल मालूम करना है। तो n इंटू ए इन सबको ना हम गिन लेते हैं। तो हमारे पास गिनने पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे पास 18 आ जाते हैं। तो ये हमने इस तरह से लिख लेने हैं। और लिखने के बाद एहतमाल का फार्मूला लिखते हैं और इसको ना कि हम हल कर देते हैं। तो एहतमाल का हमारे पास फार्मूला जो होता है वो P इंटू ए बराबर होता है जी n इंटू ए
और बटे में होता है जी n इंटू एस के। n इंटू ए अगर आप लोग देखें वो 18 के बराबर है, n इंटू एस देखें तो वो 36 के बराबर है। अब इन दोनों को ना कैलकुलेटर पे आप लोग काट सकते हैं, यानी 18 बटा 36 कैलकुलेटर पर कर दें, 18 लिखें बटे वाला साइन और 36 लिखें, इक्वल करेंगे तो 1/2 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। यानी इसका हमारे पास जो आंसर आया वो 1/2 है। मश्क नंबर 12.3 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि ताश के पत्तों में से 2 पत्ते बिला तरतीब यके बाद दीगरे बगैर वापसी के निकाले गए हैं। यहाँ पे ना कि आपने इस चीज़ पे गौर करना है, वो कहता है कि बगैर वापसी के निकाले गए हैं। अब बगैर वापसी के निकाले गए हैं इसका मतलब क्या है, चले इस पे हम आते हैं। अब वो कहता है कि आप एहतमाल मालूम कीजिए कि पहला पत्ता पान हो और दूसरा पत्ता बादशाह हो। अब सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि कोई भी हमारे पास इस तरह का एहतमाल का सवाल आ जाए तो हम उसकी सैंपल स्पेस मालूम करते होते हैं। अब चूंकि हमारे पास ये ताश के पत्ते हैं तो इनकी हम सबसे पहले फिर सैंपल स्पेस मालूम कर लें। उसके लिए ना कि आपने इस तरह का ना कि एक टेबल बना लेना है। इस तरह से आप लोगों के पास 13 होने चाहिए और इस तरह से आप लोगों के पास ना कि 4 होने चाहिए, यानी कि 4 आप लोगों के पास कॉलम और 13 कतारें होनी चाहिए। अब ताश के जो पत्ते हैं ना उनको अगर आपने देखा होगा तो उसमें ना कि सबसे पहले हमारे पास ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना कि बना देता हूँ, उसमें ना कुछ साइंस बने होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि चलिए जी पहला साइन जो है ना इस तरह के आपने देखा होगा कि इस तरह से ना पान का साइन बना होता है, तो हम इसे पान के पत्ते कहते हैं। अब इसी तरह से आगे चलें तो हमारे पास कुछ इस तरह के भी ना साइन बना होता है, इसे हम ना कहते हैं ईंट के पत्ते। अब इससे आगे चलें तो आप लोगों के पास ना कुछ इस तरह का भी साइन बना होता है, तो इसको जो आप लोग कहते हैं ना वो चिड़िया के पत्ते कहते हैं। और कुछ हमारे पास ना कि इस तरह का साइन भी बड़ा होता है जो ना कि दिल की साइज का इस तरह से, तो इसको हम ना कि हुक्म के पत्ते कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास ना कि मुख्तलिफ 4 तरह के पत्ते होते हैं 4 मुख्तलिफ साइंस के साथ। अब देखें भी नेक्स्ट से आपने ना कि मजीद ये देखा होगा कि इसमें जो हमारे पास ताश के पत्ते होते हैं ना उसमें ना कि दो से गिनती स्टार्ट होती है, यानी कि दुक्की जिसे हम कहते हैं। और वो दुक्की जो होती है वो 4 किस्म के पत्तों में होती है, यानी कि वो पान में भी होती है, ईंट में भी होती है, चिड़िया में भी होती है और हुक्म में भी होती है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास 3 के पत्ते भी 4 किस्म के होते हैं, उसके बाद 4 के पत्ते भी 4 किस्म के होते हैं, उसके बाद 5 के पत्ते भी हमारे पास ना कि 4 किस्म के होते हैं। ये इस तरह से आप लोगों के पास सैंपल स्पेस बनती जाएगी। तो 6 के पत्ते भी आपके पास होते हैं, फिर 7 के भी होते हैं और फिर 8 के भी होते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास 9 के भी होते हैं और लास्ट में जो गिनती वाले लास्ट में है ना वो 10 के पत्ते भी होते हैं। यानी कि गिनती में हमारे पास 2 से लेकर ना कि 10 तक के पत्ते और 4 किस्म के होते हैं। उसमें हमारे पास पान वाले भी होते हैं, ईंट वाले भी होते हैं, चिड़िया वाले भी होते हैं और हुक्म वाले भी होते हैं। अब इनके बाद हमारे पास ना कि जो पत्ते होते हैं वो इंग्लिश की गिनती वाले भी कुछ होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास ए वाले होते हैं जिसे हम ना कि यक्का भी कहते हैं। ए के बाद हमारे पास ना कि कुछ पत्ते मतलब 4 ही पत्ते के वाले होते हैं जिन्हें हम बादशाह भी कहते हैं। क्यू वाले होते हैं जिसे हम ना के दूसरे लफ्ज़ मलका कह दें या बेगी कह दें। और उसके बाद अगर आप लोग देखें ए के क्यू और जे वाले पत्ते भी हमारे पास होते हैं इस तरीके से। तो जे हमारे पास जैकल यानी कि गुलाम वाले पत्ते होते हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों के पास जो ताश के पत्ते हैं ना उनकी सैंपल स्पेस बन जाएगी। अब इनको अगर आप लोग टोटल गिनती करोगे ना कि इसके जो टोटल हैं वो बनते कितने हैं, वो 52 हैं। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि n इंटू एस जो है वो आप लोगों के पास ना कि 52 बन गया है। तो जो पहला काम था ना कि इसका करने का वो मैंने ना कर दिया है, कि वो हमने सैंपल स्पेस निकाल ली और उसके बाद उसका ना n इंटू एस जो बनता था वो निकाल दिया है। अब उसके बाद देखें भाई अगली जो चीज़ समझने वाली है वो ये कहता है कि आपने 2 पत्ते निकालने हैं। अब अगर 2 पत्ते ताश की जो आप लोगों के पास ना के 52 पत्तों की एक गड्डी सी बनी होती है उसमें से अगर आपने 2 पत्ते निकालने हैं तो उसका ना एहतमाल मालूम करना है। तो पहला पत्ता वो कहता पान का हो और दूसरा कहता है कि आप लोगों के पास बादशाह को हो और का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है हमने वो इंटरसेक्शन या तकाते वाला काम
करना है, वो मालूम करना है। तो एक चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरे नंबर वो कहता है कि बगैर वापसी के पत्ते ना आपने करने हैं। अब बगैर वापसी के पत्तों का मतलब क्या है? मसलन ये आप लोगों के पास ना कि उसकी ना कि एक डब्बी है जिसमें ना कि सारे पत्ते ना कि जमा है। अब आपने उनमें से ना एक पत्ता निकाल लिया। अब ये पत्ता ना कि हमने निकाल लिया। अब जाहिर सी बात है कि ये पत्ता अगर तो निकाल के आप लोग वापस रख दें तो दोबारा से वो बोंजा की बन जाएगी। लेकिन आप कहते हैं कि भाई बगैर वापसी के ये पहला पत्ता मैंने निकाल लिया, बस काम खत्म, तो बाकी मेरे पास बन जाएंगे 51, यानी कि 51 बच जाएंगे इसमें से पत्ते। अब जब मैंने पहले पत्ता निकाला था ना, वो मेरे पास n×s 52 थी, लेकिन जब मैं दूसरी दफ़ा निकालूंगा ना तो फिर मेरे पास वो सिर्फ 51 रह जाएंगे। अब उसका जो एहतमाल मेरे पास आएगा वो 51 के लिहाज से आएगा। अगर इसका फॉर एग्जाम्पल आंसर 4/52 आ रहा है बादशाह के लिहाज से, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो इसका फिर ना कि आप लोग वही काम ना कि 4/51 के लिहाज से करेंगे। अब 52 के लिहाज से नहीं आ गया, वो किसके लिहाज से आ जाएगा? 51 के लिहाज से। बाकी इसको मैं हल करता हूँ, फिर समझाता हूँ। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और, जो सवाल उसने पूछा है ना, उसमें जो टेक्निकल एक और चीज़ है, वो ये कह रहा है कि आप लोग ये बताएं कि पहला पत्ता जो हो ना वो पान का हो, तो और दूसरा पत्ता जो आप लोगों के पास होना चाहिए वो बादशाह का होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ना कि मैं लिख के आपको ना कि दिखाता हूँ। वो कहता है कि पहला पत्ता पान का हो और दूसरा पत्ता ना बादशाह को हम। अब ये देखें, ये असल में ना कि वो कहता है कि आप लोग जो उसमें से ना कि पत्ते निकाल रहे हैं ना, जैसे ये 52 पत्ते हैं, आपने पहला पत्ता निकाल लिया, तो ये कितने के चांसेस हैं कि पहला पत्ता आप लोगों के पास ना कि पान का निकल आए? तो यानी कि पान के पत्ते टोटल हमारे पास 13 हैं, तो इसका मतलब है कि 13/52 हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा एहतमाल। दूसरे नंबर पर कहता है कि दूसरा पत्ता जो आप लोग का निकलना चाहिए ना वो बादशाह को हो, यानी कि बादशाह अगर आप लोग देखेंगे टोटल 4 हैं, यानी कि 4/52 इसका एहतमाल निकलना चाहिए। लेकिन इसमें एक सिचुएशन जो फंस जाती है ना, वो ये है कि आपने पहला ही पत्ता निकाला और वो निकलाया जी पान का, और पान का भी कौन सा निकला? बादशाह वाला पत्ता, यानी कि ये वाला पत्ता हमारे पास ना कि निकल आया। अब अगर ये निकल आया तो फिर हमारे पास ना कि ये जो इसका आप लोग एहतमाल निकालेंगे ना कि वो दुरुस्त तरीके से नहीं निकलेगा। अब इसमें आप लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन को ना कि 2 हिस्सों में ना कि डिवाइड करना पड़ेगा। आप लोग पहले जो एहतमाल निकाल लेना वो इस चीज़ का निकाल लें कि आप लोगों के पास जो पहला पत्ता है वो पान का है, पहला पान का है, लेकिन वो बादशाह नहीं है। मसलन कि पहली सिचुएशन आप लोगों के पास ना कि ये बन जाएगी, यानी कि एक तो आप लोग इस चीज़ का एहतमाल निकाल लें, दूसरा एहतमाल ये निकाल लें कि ठीक है भाई ना कि पान भी है और बादशाह भी है। अब इन दोनों को निकाल के फिर आप लोगों ने जमा कर देना है, उनका जो आंसर आएगा वो असल में आपका एहतमाल होगा। तो चलें हम ना कि इसकी ना कि फिर 2 सूरतें बना लेते हैं। तो पहली सूरत जो है ना वो मैं यहाँ पे ना कि लिख देता हूँ कि जो आपने यहाँ पे लेनी है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो सूरत नंबर 1 है या सिचुएशन नंबर 1 है वो ये है कि आप लोगों के पास पहला पत्ता जो है ना, पहला पत्ता वो आप लोगों के पास मैं कहता हूँ कि पान का हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पान का हो, लेकिन वो कह रहा है कि लेकिन वो बादशाह ना हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वो बादशाह ना हो, यानी पान का हो लेकिन वो बादशाह नहीं होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये होगी कि पहला पत्ता पान का हो और बादशाह भी हो। तो चलें अब इन दोनों का ना कि हम एहतमाल निकालते हैं और फिर आंसर निकलता आएगा। तो चलें मैं ना कि इसको ना कि फिर यहाँ पे हमने ए और बी को निकालना है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं ए की अगर बात करूँ तो ए में हमारे पास आ जाएगा कि पहला पत्ता जो है ना वो पान का होना चाहिए। अब अगर वो पहला पत्ता पान का हो लेकिन बादशाह ना हो, पान का हो लेकिन बादशाह ना हो, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो पान के भाई टोटल जो पत्ते हैं वो तो 13 हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन या हमारी कंडीशन ये है कि पहला पत्ता हो पान का, जैसे उसने कहा था ना पहला पत्ता पान का हो लेकिन बादशाह वाला पान नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला पान नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला नहीं होगा तो बाकी जो पान के मेरे पास वो बच जाएंगे पत्ते, वो तो 12 पत्ते हैं। यहाँ पे फिर ना कि मैं लिख दूंगा कि 12 मेरे पास ना कि पान के पत्ते बच गए हैं, पान के पत्ते, ठीक है।
अब 12 बचे हैं तो इसकी फिर n इंटू ए जो है वो हमारे पास ना कि 12 के बराबर आ जाएगी। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। नेक्स्ट बी जो है, बी में वो कहता है कि आप लोगों के पास ना बादशाह के पत्ते हैं, तो बी पे हमने कंडीशन ही कोई नहीं लगाई, बी पे जो मर्जी आ जाए। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे बी पे बादशाह के पत्ते। बादशाह के पत्ते अगर आप लोग देखेंगे तो 4 हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देने हैं 4 बादशाह के पत्ते। यहाँ पे हम ना लिख देते हैं बादशाह के पत्ते, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसकी जो n इंटू फिर b जो बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी 4। तो चलें अब इसको ना हम हल करते हैं। अब ना यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि n इंटू एस जो है ना अब वो चेंज होती रहेगी। इसकी n इंटू एस तो वो हमारे पास ना कि 52 ही रहेगी, क्योंकि इसको जब हमने पहला पत्ता निकाला था ना तो वो हमारे पास ना कि ताश के पत्तों की जो डब्बी थी 52 पत्तों वाली वो पूरी थी, उसमें से हमने निकाला था। लेकिन जब इसमें हम गए ना तो हमने पहला पत्ता निकाल लिया था लेकिन उसे वापस नहीं रखा था। जब हमने उसे वापस नहीं रखा तो अब n इंटू एस जो है वो हमारे पास 52 नहीं बनेगी बल्कि 51 बन जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिख देना 51। तो ये जो हमारे पास निकलेगा वो 51 के लिहाज से निकलेगा, क्योंकि बगैर वापसी के हमने इस पत्ते को निकाला था। अब दूसरा पत्ता जब निकालेंगे तो वो 51 में से हमारे पास ना कि पत्ता आएगा। तो चलें इसको ना कि हम मजीद हल करते हैं और दोनों की ना कि हम निकाल लेते हैं एहतमाल। तो मैं यहाँ पे ना कि पहले इसका एहतमाल निकालता हूँ p इंटू ए का। तो p इंटू ए का जो मेरे पास एहतमाल निकलेगा वो है जी n इंटू ए और बटे में मेरे पास है जी n इंटू एस। अब इनकी ना कि मैं कीमतें दर्ज कर देता हूँ तो मेरे पास ये एक ना कि कीमत निकल आएगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे n इंटू ए वो बराबर अगर आप लोग देखें 12 के है, तो आपने यहाँ पे 12 लिख देना है और n इंटू एस देखें वो 52 के है। अब इनको ना काट देते हैं, उसके लिए ना कि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 12 बटा 52 यहाँ पे कैलकुलेटर पे करेंगे 12 लिखेंगे बटे वाला साइन और 52 इक्वल करेंगे 3 बटा 13 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका हमने काट के जो आंसर निकाल लिया वो 3 बटा 13 है p इंटू ए का। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो उसने भाई इसकी जो सैंपल स्पेस में से एक पत्ता जो वो कम हो गया है। जब इसको ना कि हम मशरूत एहतमाल कहते हैं, जब मशरूत एहतमाल की तरफ आप लोग जाएंगे तो उसको आपने p इंटू बी नहीं लिखना बल्कि p इंटू बी जबकि a लिखना है। ये आपने ना इस तरह से लिखना है। तो इसका मतलब होता है b जबकि a मालूम हो या दिया गया हो, तो ये इसको हमने इस तरह से पढ़ते हैं। ये उस सूरत में आपने लिखना है जब आपके पास पहले जो है ना कि सैंपल स्पेस n इंटू एस है वो ज़्यादा हो, बाद में कुछ आप लोग उसे कम कर दें, तो उस वक्त आपने b बटा a b जबकि a इस तरह से लिख देना है। फार्मूला इसका वही रहेगा n इंटू बी और बटे में है जी n इंटू एस। अब इसकी ना कि हम कीमत पुट कर देते हैं। n इंटू बी के देखें वो 4 है और n इंटू एस के देखें तो वो हमारे पास 51 है। अब इनको भी हम काट के देख लेते हैं करते हैं या फिर नहीं। तो आप लोगों के पास है 4 बटे वाला साइन 51 इक्वल करेंगे तो ये नहीं करते, वही रहता है, तो हम इसको वैसे ही रख देंगे। अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट जो आपने करना है वो है जी, क्योंकि अब हमने ना इनका वो मालूम कर लेना होता है तकाते वाला, तो यानी कि हम वो फार्मूला लिख देंगे। वो फार्मूला फिर हमारे पास ना कुछ थोड़ा सा ना कि मॉडिफाई हो जाएगा। अब इस फार्मूले को ना कि हमने कुछ इस तरह से लिखना है p a तकाते b हम मालूम करने जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास होगा p इंटू ए, आगे डॉट में हमारे पास p इंटू बी बटा ए। बी जबकि ए है, बटा मैं बार बार कह रहा हूँ b जबकि a, ये इसके बराबर आप लोगों के पास आ जाएगा। अब इनकी ना की कीमतें पुट कर दें। p इंटू ए की कीमत वो तो 3 बटा 13 है, वो आपने लिख दी। उसके बाद ये ज़रब होता है, इसकी कीमत देखेंगे वो 4 बटा 51 है। अब आप लोग देखें अगर कोई चीज़ कटती है तो आप लोग देखेंगे कोई भी चीज़ नहीं करती, अब बस ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें और नीचे वाले को नीचे। 4 को 3 से ज़रब दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 4 3 12। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 12। अब नीचे अगर आप लोग देखेंगे इन दोनों को ज़रब दे देनी है, 51 और 13 को। यहाँ पे आपने 51 ज़रब 13 कर देना है।
इक्वल करेंगे तो आंसर 663 आ जाएगा। अब ना इसको भी आप लोग काट के देख लें, अगर कटता है तो आंसर काट के लिख दें, नहीं तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास 12, उसके बाद बटे वाला साइन और 663 इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर 4/221 आता है। इसका मतलब ये कहीं पे कटता था, हमने नहीं काटा, तो चलें 4/221 जो आंसर आया है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। ये हमारे पास ना कि इस सिचुएशन में आ गया सूरत 1 में, यानी कि पहला पत्ता पान का हो लेकिन बादशाह ना हो, ये उस सिचुएशन में हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम लेते हैं इसकी दूसरी सूरत। तो चलें दूसरी सूरत हमारे पास फिर क्या होगी, जैसे मैंने आप लोगों को पहली सूरत में बताया था कि आपने पहले ले लिया जी कि मसलन कि पहला पत्ता पान का हो लेकिन बादशाह ना हो। अब जो सूरत 2 हमारे पास आएगी ना, उसके मुताबिक ये है कि पहला जो पत्ता है आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहला पत्ता आपके पास पान का हो और बादशाह हो। उसमें कहा था कि बादशाह ना हो, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि भाई वो बादशाह ही होना चाहिए, पान का भी हो और बादशाह भी हो। तो चलें अब इसकी भी हमारे पास ना कि 2 बनेगी, तो उसके लिए भी हम इसकी पार्टीशन करके ना किसे हल कर देते हैं। तो सबसे पहले ना कि हम सी की बात करते हैं। तो सी की अगर हम ना कि बात करें तो हमने यहाँ पे ना कि कंडीशन लगा दी कि जो पहला पत्ता है ना वो पान का हो और बादशाह हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि पान का जो बादशाह है ना वो हमारे पास सिर्फ एक है, वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक पान का बादशाह है। बाकी एक ईंट का होता है, एक आप लोगों का चिड़िया का होता है, एक हुक्म का होता है। यानी एक सिर्फ बादशाह जो है वो हमारे पास पान का है। यहाँ पे ना कि हम लिख देंगे कि हमारे पास ना कि ये इस तरह से फिर ना कि लिख देंगे कि एक, चले हम ना कि लिख देते हैं पान का पत्ता। मतलब इस सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास सिर्फ एक पान का पत्ता ही बचता है। तो फिर हमारे पास n इंटू ए जो बल्कि n इंटू सी जो बनेगी वो 1 के बराबर आ जाएगी। ये आपने इस तरह से लिख लेना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे पर, यानी कि n इंटू मतलब डी की तरफ। तो डी की तरफ हम क्या कहेंगे, वो कहता है कि अब डी में हमने ये बताना होता है कि जो दूसरा पत्ता हो ना वो बादशाह का हो। अब यहाँ पे ना कि हमने कंडीशन जो लगाई थी वो ये थी कि पहला जो पत्ता हमने ना उठा लिया है ना, आप शुरू में देखें उसकी हमारे पास कंडीशन थी कि आपने बगैर वापसी के रखना है। अब पहला पत्ता जो हमने उठाया है वो हमारे पास के श्योर है कि वो हमने के वाला पान का उठा लिया है, यानी कि बादशाह का ही हमने पान वाला पत्ता उठा लिया है। बाकी फिर बादशाह के हमारे पास क्या रह जाएंगे, टोटल 3 पत्ते रह जाएंगे। यहाँ पे आपने लिख देना है कि बादशाह के 3 पत्ते, बाकी जो हमारे पास रह गए बादशाह के 3 पत्ते। अब 3 रह गए तो इसकी n इंटू जो डी है वो हमारे पास बन गई 3 के। अब n इंटू एस जो था वो मैंने कहा था यहाँ पे चेंज हुआ करेगी। इस सिचुएशन में तो वो हमारे पास 52 ही रहनी थी, क्योंकि अभी हमने पहला पत्ता उठाया था। अब इस सिचुएशन में यही जो हमारे पास n इंटू एस है, क्योंकि पहला पत्ता उठाने के बाद हमने वापस नहीं रखा था, तो वो 51 बन जाएगी। तो चलें अब इनकी ना कि हम एहतमाल निकाल लेते हैं। तो पहले इसका एहतमाल निकालते हैं, यानी कि p इंटू सी निकालें तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू सी और बटे में n इंटू एस होता है। n इंटू सी देखें तो वो आप लोगों का 1 है, n इंटू एस देखें तो वो 52 है। तो ये मजीद आगे सिंप्लीफाई भी नहीं होता, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है P इंटू डी, ये जब के C आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ना के जो हमारे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस में जो टोटल पत्तों की तादाद थी ना वो यहाँ पे कम हो गई, तो फिर जब कम हो जाएगी तो उसको हमने इस तरह से लिखना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, n इंटू डी बटे में हमारे पास है जी n इंटू एस। अब ना की कीमतें पुट कर देते हैं तो 3/51 आ जाएगा। इसको काट के देखते हैं 3/51 ये कटता है या नहीं। हम 3 लिखेंगे बटा 51 लिखेंगे, देखते हैं तो ये कट के 1/17 आ जाता है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है, इसका आंसर 1/17 हमारे पास आ गया है। दोनों का एहतमाल मालूम करने के बाद अब हम अपना P इंटू सी का डी का एहतमाल मालूम करते हैं। उसका फिर हमें फार्मूला लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चूँकि हमारे पास ना कि ये आ जाएगा कि P इंटू सी का जो D है वो बराबर हो जाएगा जी P इंटू सी, और वो ज़र्ब हमारे पास होता है
P इंटू डी जबकि C ये इसके हमारे पास ना के बराबर होता है। P इंटू सी की कीमत देखें वो 1/52 है, वो आपने लिख देनी है। ज़रब P इंटू डी जबकि C की अगर आपको कीमत है वो 1/17 है। ये कटते तो है नहीं, ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें और नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले एक को एक से ज़रब दें तो वो तो हमारे पास वही रहता है। अब 52 को 17 से हम ज़रब देते हैं, 52 ज़रब 17 करते हैं तो आंसर 884 हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे आप लोग लिख दें 884, बस बल्कि ना 884 लिखना, एक ऊपर आना था और 884 हमारे पास से नीचे आना था। तो इस तरीके से आप लोगों के पास P इंटू ए इंटरसेक्शन बी उसकी भी कीमत मालूम होगी है और P इंटू सी इंटरसेक्शन डी इसकी भी कीमत मालूम होगी है। अब हमने P टोटल मालूम करना है। यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि P टोटल लिख दें या तमाम लिख दें, जो हमने ना मालूम करना है तो वो हम ना लिखेंगे कि जो हमारे पास ना कि A और B का हमारे पास तकाते में निकला था वो, और C और D का जो हमारे पास तकाते में निकला था, इन दोनों को हमने जमा करना है। तो इसको अगर आप लोग देखें तो इसकी कीमत हमारे पास निकलती है, जो कि हमने शुरू में निकाल ली थी, वो 4/221 है, वो हमने लिख ली। इसकी कीमत देखेंगे तो ये हमारे पास निकलती है 1/884। अब इसके दो तरीके हैं, एक आप लोग कैलकुलेटर से कर लें और दूसरा ये है कि आप लोग इनका जोग्राफिकल लेके कर लें। तो चलें पहले हम ना कि जोग्राफिकल वाले तरीके से कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से हम कर लेंगे। तो सबसे पहले फिर हमें जोग्राफिकल लेना पड़ेगा इनका, तो हम जोग्राफिकल ले लेते हैं। 221 हैं और साथ में हमारे पास 884 है, ये 2 पे जा रहा है तो ये तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये 2 पे 2 4 8 2 4 8 और 2 2 4 हो जाएगा। उससे आगे मजीद चलें तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, 2 2 4 2 2 4 और 2 1 2 हो जाएगा। अब ये किसी और पे चले भी जाएंगे, लेकिन आप लोग चलें ट्रैक ही कर दें कि 221 पे इसे ले जाएं। 221 को 2 पे ज़रब दे दें भाई, 221 ज़रब 2 कर दें, 221 ज़रब 2 फिर ज़रब 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 884। यानी कि आपके पास जो जोग्राफिकल आया है वो है जी 884। अब क्या करें कि 884 को अंदर रखें, 221 पे तकसीम कर दें। यहाँ पे हम कर देते हैं 884 तकसीम हमने करना है 221 पर, आंसर देखेंगे 4 आया है। जो 4 आंसर आएगा उसको इसी ऊपर वाले से ज़रब दे देनी है, तो 4 4 16 हो जाएगा, जमा 884 को 884 पे तकसीम करें, जो आप 1 आएगा, उस 1 को इस 1 से ज़रब दें तो 1 ही आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/884। अब इसको ना कि हम काटते हैं, कैलकुलेटर से काट लेते हैं। 17/884 इक्वल करेंगे तो आंसर 1/52 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख देना है 1/52 जो है, जो 1/52 हमारा इसका आंसर निकल आया है। अब डायरेक्ट देखें भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी हम इनको जमा करके यही निकाल सकते हैं या नहीं। 4/221 लिखें, आगे जमा, फिर हमारे पास 1/884 है, 1 लिखें बटा 884 इक्वल करेंगे तो आपका आंसर 1/52 ही आता है। यानी कि जिस मर्जी तरीके से करें आंसर 1/52 ही आपके पास से निकलेगा। मश्क नंबर 12/3 का अगर आप लोग छठा सवाल देखें तो वो कहता है कि ताश के 52 पत्तों से बगैर वापसी के, यहाँ पे भी देखें कि बगैर वापसी के, यानी कि पहला जो आपने निकालना है, उसके बाद अगले के लिए ना कि आपके पास जो n × s रह जाना है वो 51 रह जाना है। 2 पत्ते मुंतखब किए गए, आपने इनके एहतमाल मालूम करने हैं, यानी कि ये 4 मुख्तलिफ सवाल जो है वो आपने मालूम करने हैं। अब सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो सैम्पल स्पेस बनाने का है। तो ये जो हमारे पास ना कि ताश के पत्तों की जो सैम्पल स्पेस है ना, ये हमने पिछले सवाल में बनाई थी, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। अगर दोबारा बनाएंगे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, तो बस इसी को ना कि हम यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले सवाल से ना कि इसका सारा प्रोसेस सीख लिया होगा। अब दोबारा हम इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते। अब n × s जो हमारे पास निकलेगा, यानी कि टोटल जो हमारे पास ना कि इसके पत्ते हैं वो तो 52 हैं, ये उसने खुद भी हमें बताया है, लेकिन बगैर वापसी वाली जो शर्त लगाई है उसका मतलब ये है कि पहला जब आप लोग निकाल लेंगे ना, जब दूसरे पे जाएंगे तो आप लोगों के पास एक पत्ता कम हो जाएगा। तो चलें इसी के ना कि हम पहले सवाल पे आते हैं। तो पहले सवाल में वो कहता है कि आपने जो एहतमाल मालूम करना है ना, वो इस चीज़ का करना है कि दोनों जो पत्ते हैं वो स्याह होने चाहिए। तो आपने ना कि जो आपके पास ताश के जो टोटल 52 पत्ते होते हैं उनको ऑब्जर्व किया होगा, उसमें टोटल हमारे पास ना कि 26 जो पत्ते होते हैं वो स्याह होते हैं
और 26 जो पत्ते होते हैं वो हमारे पास ना कि रेड कलर के होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो ईंट वगैरह ये चीज़ें बनी होती हैं ना, 26 के ऊपर स्याह बने होते हैं और 26 के ऊपर ना कि हमारे पास वो जो साइंस होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो चलें अब ना देखें, तो वो कहता है कि दोनों स्याह हों। अब इसमें ना कि हमें उनका आर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ए पत्ते को लें, वो अगर आप लोग देखें वो स्याह निकलेगा तो बी भी स्याह निकलेगा, तो अगर उसका आर्डर चेंज करें तो फिर भी उसने स्याह ही निकलना है। तो इसको आप लोगों को ना कि डबल करने की ज़रूरत नहीं, बस सिंगल ए की तरह करेंगे तो आपको ना कि डायरेक्ट इसका एहतमाल का आंसर आ जाएगा। तो चलें पहले हम ना कि ए की बात करते हैं। तो वो कहता है कि आप लोग बताएं कि दोनों स्याह हों। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ना कि 26 स्याह पत्ते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 26 स्याह पत्ते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर 26 स्याह पत्ते हैं तो मेरे पास n इंटू जो a बन जाएगा वो बन जाएगा जी टोटल 26, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद b पे आते हैं। अब यहाँ पे ना देखेंगे तो उसकी जो शर्त थी वो ये थी कि आपने जो पहला पत्ता उठाना ना वो स्याह होना चाहिए। चलें जी, हमने पहला पत्ता उठाया वो स्याह हो गया है। अब अगर हमने दूसरा पत्ता जब उठाना है तो इसका मतलब है कि स्याह एक तो पहले निकल चुका है। अब बाकी जो हमारे पास स्याह पत्ते बचेंगे ना वो अब 26 नहीं बचेंगे, वो 25 बचेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 स्याह पत्ते हैं। अब पिछला जो सवाल था ना उसमें हमारे पास सिर्फ ना उसका जो n इंटू एस होता था ना कि वो चेंज होता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो इसमें तो भाई b भी चेंज हो गया। तो इसको फिर ना कि हम कुछ इस तरह से लिख देंगे n इंटू बी जब के a, तो ये हमारे पास ना कि 25 के बराबर आ जाएगा। अब इसका अगर हम इसका n इंटू एस देखूँगा ये तो 52 ही रहेगा, लेकिन इसका चूँकि हमने पहला पत्ता जो निकाला था वो वापस नहीं रखा था तो ये 51 हमारे पास हो जाएगा। अब इन दोनों के हम एहतमाल निकाल लेते हैं। तो पहले का एहतमाल यानी कि p इंटू ए निकलेगा, ये इसका हमारे पास फार्मूला है n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। अब इनकी कीमतें दर्ज करते हैं तो जी 26/52 आ जाएगा। इसको ना कि हम काट के आंसर लिख लेते हैं, यानी कि 26 लिखते हैं पहले, उसके बाद बटा लिखते हैं और 52 इक्वल करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख देना 1/2, ये इस तरीके से हमने इसका आंसर लिख दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं इस पर। तो ये हमने इसका जब एहतमाल निकालना है तो b जब a इस तरह से हमने लिखना है। अब इसका जो n है ना, क्योंकि ये भी चेंज हुआ था तो आपने ये b जब के a लिखना है और बटे में हमारे पास n इंटू एस ही आएगा। तो ये 25/51 हमारे पास ना आ जाएगा। इसको भी काट के देख लेते हैं अगर ये करता है। तो चलिए 25 है, उसके बाद बटे में हमारे पास 52 है, इक्वल करेंगे तो यही आता है। तो यानी कि इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास p इंटू ए भी आ गया, p इंटू बी जबकि a भी आ गया। अब हम ना अपना फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चूँकि हमारा जो फार्मूला फिर बनेगा p ए तकाते बी हमने इसको मालूम कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा p इंटू ए डॉट p इंटू बी जब a। अब इनकी ना हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। अब p इंटू ए की कीमत दर्ज करें तो 1/2 है, p इंटू बी जब a की कीमत दर्ज करें तो वो हमारे पास ना 25/51 है। अब इन दोनों को ना कि हम ज़रब दे देते हैं, क्योंकि ये कटते तो है नहीं। 25 को 1 से ज़रब दें तो 25 1 25, 51 को अगर ना कि मैं 2 से ज़रब दे दूं तो वो 102 आता है। अब ये कटते नहीं है तो बस यही हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। इसी सवाल का अगर आप लोग दूसरा जुज़ देखें तो वो कहता है कि 2 मलका हों, यानी पहला पत्ता उठाएं वो भी मलका हो, दूसरा पत्ता उठाएं वो भी आप लोगों के पास मलका हो। पहले हम ना किसी सैम्पल स्पेस पे तो देखें ना कि टोटल हमारे पास मलका असल में होती कितनी है, यानी क्वीन ये 4 तो टोटल हमारे पास मलका होती हैं। तो अब इसी हिसाब से हम ना इस सवाल को फिर हल करेंगे। तो इसका ए निकाल लेते हैं। ए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि आप लोगों के पास ना कि 4 मलका के पत्ते हैं, मलका के पत्ते हैं। यहाँ पे अभी तक हमारे पास ना कि 4 हैं, तो n इंटू ए जो है वो हमारे पास बन जाएगा 4 के बराबर। यहाँ पे देखेंगे बी में, तो अब जो मलका के पत्ते हैं जो कि दोनों वो कहता है मलका, एक ए पे मलका निकल गई तो बाकी हमारे पास ना कि 3 मलका बच जाएंगी। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मलका के पत्ते हैं, ये इधर इस तरह से लिख देना है। तो n इंटू जो b, अब ना कि हमारे पास b जब a बचेगा, क्योंकि इसकी भी हमारे पास ना कि कीमत चेंज हो गई है। अब n इंटू एस जो है इस केस में हमारे पास 52 ही रहेगा,
इस केस में हमारे पास ना कि n इंटू एस जो है वो 51 हो जाएगा, क्योंकि एक पत्ता जो जहाँ पे हमने उठाया था वो इधर तो रखा ही नहीं था, तो उसको हम फिर काउंट भी नहीं कर सकते। तो अब इन दोनों की ना कि हम एहतमाल मालूम कर लेते हैं। p इंटू ए जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा n इंटू ए बटे में n इंटू एस। अब इनकी ना कीमतें दर्ज करते हैं। n इंटू ए की कीमत 4 है, n इंटू एस की कीमत हमारे पास 52 है। तो चलें इसको ना हम काट के लिख देते हैं, 4/52 इक्वल करेंगे तो 1/13 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यहाँ पे हमने लिख देना 1/13। अब इसका इस्तेमाल निकालते हैं, p इंटू बी जब a ये लिखना है, और ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू बी जब a, और बटे में हमारे पास ना कि n इंटू एस आ जाएगा। अब इसकी कीमतें लिखते हैं, तो ये हमारे पास 3 है और ये 51 है। तो इसको काट के देख लेते हैं अगर करते हैं तो हम ना कि सबसे पहले 3 लिखते हैं, बटे वाला साइन 51 लिखते हैं, इक्वल करते हैं तो 1/17 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पे आपने लिख देना 1/17। अब नेक्स्ट इसका ना कि हम तकाते में जो आंसर निकालना है वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे लिखना है चूँकि, और अपना फार्मूला लिख देना है। तो फार्मूला हमारे पास p इंटू ए तकाते b जो है वो बराबर होता है p इंटू ए, और उसने ज़रब होना होता है p इंटू हमारे पास ना कि b जबकि a, इसके बराबर। अब इनको ना कि हम लिख देते हैं, p इंटू ए देखें तो वो 1/13 है, p इंटू बी जबकि a देखें तो वो हमारे पास ना कि 1/17 है। a को 1 से ज़रब दें 1 आ जाएगा, 17 को ना कि हम 13 से ज़रब देते हैं। यहाँ पे ना कि हम 17 को 13 से ज़रब दे देते हैं, 17 ज़रब हमारे पास है जी 13, इक्वल करेंगे तो आंसर 221 आता है। ये मज़ीद कटता नहीं है, तो बस यही इसका हमारे पास ना कि आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर आप लोग तीसरा जुज़ देखें तो वो कहता है कि दोनों हुक्म हों। तो जो हुक्म के हमारे पास पत्ते होते हैं ना, ये यहाँ पे ना कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे पास हुक्म के हैं, ये टोटल अगर आप लोग देखें ना तो ये टोटल 13 पत्ते हमारे पास हुक्म के होते हैं, यानी ये पूरी लाइन जो है ये हुक्म के पत्तों की है, और ये 13 पत्ते हमारे पास ना कि हुक्म के होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो ए बनेगी ना उसमें हम कह देंगे कि 13 पत्ते हमारे पास ना कि हुक्म के हैं, ये इधर लिख देंगे। अब इसकी जो n इंटू ए फिर हमारे पास बन जाएगी वो है जी 13। अब इसी में आए तो b में, अब चूँकि हमने पहला पत्ता जो उठाया था वो हुक्म का था, बाकी जो हमारे पास पत्ते हुक्म के बन जाएंगे वो 12 हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 12 हुक्म के पत्ते हैं, यहाँ पे हम इतना लिख देते हैं इस तरीके से, 12 हुक्म के पत्ते हैं। तो n इंटू जो b, अब देखें ना b हमारे पास ना कि चेंज हो, तो b जब कि a लिखना है तो वो अब 12 हमारे पास हो जाएगा। सैम्पल्स पे उसमें n इंटू एस जो है पहले 52 थी, तो इस केस में आके हमारे पास 51 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो पत्ते हैं ना हुक्म, वो हमने यहाँ पे एक पत्ता जो उठाया था वो यहाँ पे वापस नहीं रखा था। तो चलें अब इनके ना हम एहतमाल मालूम कर देते हैं। तो p इंटू ए की अगर आप लोग बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा n इंटू ए, और बटे में है जी n इंटू एस। अब इनके ना कीमतें दर्ज करते हैं, n इंटू ए हमारे पास 13 है, n इंटू एस हमारे पास 52 है। अब इनको ना हम देखते हैं ये कटते हैं या फिर नहीं। तो 13 और ये हमारे बटे वाला साइन और 52 इक्वल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना 1/4, इसका आंसर आ गया है। अब हम इधर चलते हैं तो हमारे पास p b जब a आएगा, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसका फिर ना कि हमारे पास फार्मूला b जब a बटे में हमारे पास है जी n इंटू एस है। यहाँ पे देखेंगे तो इसकी कीमत 12 है, नीचे हमारे पास 51 है। तो इनको ना कि हम काट के देखते हैं, अगर करते हैं तो 12 उसके बाद बटा हमारे पास है जी 51 इक्वल करेंगे तो 4/17 हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ पे हमने लिख लेना 4/17। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर भी आ गया है। अब ये आंसर निकालने के बाद नेक्स्ट जो आपका काम है इसका ना कि आप लोग एहतमाल निकाल लें टोटल, जो हमारे पास आ जाएगा p इंटू ए तकाते b, वो हमारे पास बराबर होता है p इंटू ए डॉट हमारे पास p b जब a, ये इसके बराबर हो जाता है। p इंटू ए की अगर आप हम बात करें तो 1/4 है, ज़रब p इंटू b जब a की बात करें तो वो 4/17 है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे ना आप लोग, ये 4 इस 4 से कट गया है, यहाँ से ऊपर 1 बच गया, नीचे हमारे पास 17 बच गया, तो ये 1/17 जो है ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है।
इसी सवाल का अगर आप लोग चौथा जुज़ देखें तो उसमें देखें तो वो कहता है कि दोनों ईंटें होनी चाहिए। अब दोनों ईंटें हो तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखें ना कि आपके पास टोटल ईंटें कितनी हैं। यहाँ से ना कि मैं ये आपको बताता हूँ कि ये जो ईंट होती है ना, ये वाला, इसकी भी पूरी लाइन होती है। ये हमारे पास टोटल 13 ईंटें होती हैं। तो यहाँ पे ना कि फिर हम लिख देंगे जो ए है ना, ए, उसमें अगर आप लोग देखें तो 13 ईंट के पत्ते हैं। यहाँ पे हम ना लिख देते हैं पत्ते हैं, ये इस तरह से लिख दिया। उसके बाद n इंटू जो a हमारे पास बना है वो 13 बन गया है, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट b की अगर हम बात करेंगे, अब चूंकि एक ईंट का पत्ता हमने यहाँ पे निकाल लिया है, बाकी जो ईंट के पत्ते बचेंगे वो 12 हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे 12 ईंट के पत्ते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो जो फिर हमारे पास n b जब a बनेगा वो बन जाएगा जी 12। अब n इंटू एस देखें तो इस केस में तो हमारे पास 52 ही है। इस केस में हमने जो एक पत्ता यहाँ पे उठाया था वो वापस नहीं रखा था, तो यहाँ पे हमारे पास n इंटू एस 51 के बराबर आ जाएगी। अब इन दोनों का ना कि हम एहतमाल निकाल देते हैं। तो पहले इसका एहतमाल निकाल लें, p इंटू ए, वो हमारे पास हो जाएगा n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। अब इनकी ना कीमतें दर्ज करते हैं। n इंटू ए की कीमत 13 है, n इंटू एस की कीमत हमारे पास 52 है। अब इन दोनों को ना कि हम काट लेते हैं, 13 और बटे में हमारे पास आ जाएगा जी 52। इक्वल करेंगे तो आंसर 1/4 आ गया है। यहाँ पे आप लोग लिख लें 1/4, ये इस तरीके से लिख लिया। अब आगे आएंगे इधर, p इंटू बी जब a आप लोग लिखेंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा n इंटू बी जब a और बटे में हमारे पास है जी n इंटू एस। अब इनकी कीमतें लिखें तो ये 12/51 बनता है। तो इसको भी आप लोग काट के देख लें 12/51 कटता है या नहीं। 12/51 करेंगे, इक्वल करेंगे 4/17 आपके पास आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप लोग लिख देना 4/17। ये इस तरीके से इसकी कीमत भी आ गई। अब ये निकालने के बाद हम ना कि तकाते वाला जो फार्मूला है वो लिख के कीमत निकाल लेते हैं। तो हमारे पास p इंटू ए तकाते b जो है वो हमारे पास आ जाएगा p इंटू ए, आगे डॉट p इंटू बी जब a, ये हमारे पास आ गया है। अब इनकी कीमतें पुट करते हैं। p इंटू ए की कीमत देखें वो 1/4 है, p इंटू बी जब a की कीमत देखें वो 4/17 है। अब ये देखेंगे ना ऊपर नीचे आप लोग, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 17 बच जाएगा। तो इस तरीके से 1/17 जो है वो इसका आंसर आ गया है। मश्क नंबर 12/3 का अगर आप लोग 7वां सवाल देखें, उसमें कहता है कि सलीम अच्छी तरह फेंटे हुए ताश के 52 यानी 52 पत्तों में से बगैर वापसी के यके बाद दीगरे 2 पत्ते निकालता है। यहाँ पे आप लोग गौर करें, बगैर वापसी के, यानी कि उसने एक पत्ता निकाला 52 में से, तो दोबारा जब निकालेगा तो वो वापस नहीं रखेगा तो वो 51 बन जाएंगे। तो आपने एहतमाल मालूम करना है कि पहला जो वो पत्ता निकाले वो गुलाम हो और दूसरा पत्ता जो निकाले वो मलका हो। तो अब इस सवाल को भी हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी, जो कि ना कि हम पहले बना चुके हैं, अब दोबारा नहीं बनाते क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। तो ये आपने इस तरीके से ना कि बना लेनी है। अब बनाने के बाद n इंटू एस इसका 52 आएगा, वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि n इंटू एस 52 है, यानी कि पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे फिर इसका n इंटू एस लिख देंगे। अब हम ना कि a की बात करते हैं। वो कहता है कि एहतमाल क्या है कि पहला पत्ता जो आप लोग निकालें ना वो गुलाम हो, पहला पत्ता आप लोगों के पास ना कि गुलाम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं गुलाम के जो टोटल पत्ते होते हैं ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, गुलाम यानी जे के जो पत्ते हैं वो टोटल 4 होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 4 गुलाम के पत्ते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं गुलाम के पत्ते हैं। तो फिर हमारे पास n इंटू ए जो है वो बन जाएगी 4। उसके बाद वो कहता है कि दूसरा पत्ता आप लोगों के पास मलका हो, यानी कि b जो आप लोगों के पास है वो तो मलका के भी हमारे पास ना कि 4 पत्ते ही होते हैं। तो आपने लिख लें 4 मलका के पत्ते हैं। तो n इंटू बी जो हमारे पास निकलेगा वो है जी 4। यानी दोनों केसेस में यहाँ पे ना कि मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि गुलाम यानी जे के पत्ते देखें 4 हैं, मलका यानी कि आप लोगों के पास क्यू के पत्ते भी 4 हैं। तो ये आपने, क्योंकि पहले वो गुलाम का कह रहा है बाद में वो मलका का कह रहा है, तो इसमें हमारे पास ना तो आर्डर चेंज करने की हमें ज़रूरत है, यानी कि इसको डबल हम ना कि करें फिर उन दोनों को जमा करके लिखें, ना ही हमें ना कि इसमें से कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला पत्ता गुलाम का है वो 4 है,
दूसरा मलका का है, पहले में हमारे पास मलका का तल्लक ही नहीं है, तो पहले में हमने 4 लिख दिया, दूसरे में हमने 4 ही लिखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास n इंटू एस की बारी आती है, तो इसमें तो हमारे पास 52 ही रहेगा, लेकिन यहाँ जाके उसने चेंज हो जाना है 51 में, क्योंकि जो यहाँ से हमने उठाया था वो बगैर वापसी के वापस नहीं किया, वो हमारे पास ना कि वैसे ही अपने पास रखा, तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो 51 रह गए हैं। अब नेक्स्ट इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं, तो यहाँ पे ना कि हमें फिर एहतमाल निकालना पड़ेगा, यानी p इंटू ए वो बराबर होता है n इंटू ए बटे में है जी n इंटू एस। अब इनकी ना कि कीमतें दर्ज करते हैं, n इंटू ए की देखें वो 4 है, n इंटू एस की देखें 52 है। अब ना कैलकुलेटर से हम इसको काट लेते हैं, 4/52 है, 4/52 है हमारे पास, इक्वल करेंगे तो 1/13 हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे लिख लेना 1/13। अब इसमें अगर आप लोग देखें p इंटू, चूँकि ये चेंज हुआ है तो p जबकि a हम लिखेंगे, तो n इंटू बी बटे में हमारे पास है जी n इंटू एस, कीमतें दर्ज करते हैं, 4/51 हमारे पास आ जाता है। अब इसको काट के हम देख लेते हैं करते हैं या नहीं। 4 लिखेंगे बटे में 51 लिखेंगे, देखते हैं जी ये नहीं कटता, तो बस इसको हमने वैसे ही छोड़ देना है। अब नेक्स्ट हम इसका ना कि फिर निकाल लेते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं चूँकि p इंटू हमारे पास a तकाते जो b है वो हमारे पास बराबर होता है p इंटू ए डॉट p इंटू बी जब a, ये हमारे पास ना इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे हम कीमतें दर्ज कर देते हैं, p इंटू ए की देखें तो वो हमारे पास 1/13 है, और p इंटू बी जब a की देखें वो 4/51 है। अब ना कि नेक्स्ट इनको ना कि हम ज़रब दे देते हैं, 4 1 4, 13 को ना 51 से हम ज़रब दे देते हैं, 13 ज़रब 51, 13 ज़रब 51, देखेंगे 663 आंसर आ जाता है। अब ना कि हम इसको काट के देखते हैं, अगर करते हैं ठीक है, नहीं तो यही आंसर है 4/663, 4/663। देखें तो ये नहीं करता, तो बस यही हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा।